बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ह्यूमन राइट्स फैमिली। तो आज हमने रीड करनी है ब्लैक मून की लास्ट एपिसोड। जैसे कि आप लोगों ने अब पिछली एपिसोड्स में सारा जान ही लिया है कि किस तरह आसाम की ज़िंदगी में कॉन्स्पायरेसीज की गई हैं, और इसी तरह से जो है वो अशवे भी उनका शिकार हो गई किसी न किसी तरह। और अशवे और आसाम बचपन से ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये नहीं है कि आसाम ने अब उसे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में, एक तरह से ज़बरदस्ती ही शामिल किया, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी में ऑलरेडी शामिल ही थी। और अब जो है वो फाइनली जो है हमारी इज़्ज़त की स्टोरी का भी हो ही जाएगा कुछ ना कुछ इस एपिसोड में। तो ठीक है, चलिए रीड कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा नावल, और अब इसकी लास्ट एपिसोड भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और पसंद आए तो फिर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चलिए शुरू कर लेते हैं। मामा आज बाबा को आजाद कर देंगे ना? उसने उसे रीज ने सब बता दिया था। इंशाल्लाह। अश्वे तैयार हो रही थी। आज आखिरी हेयरिंग थी। जब बाबा आ जाएंगे फिर हम अपने घर चले जाएंगे। वो उसके जूते निकाल के सामने रखते हुए बोला, जरूर, बस बाबा के लिए दुआ करना। जूते पहनते अपना बैग उठाया। आ जाओ बेटा। हमीद साहब उसे बुलाने के लिए दरवाजे पे आए तो वो आबान के बाल सीधे करते उनके पीछे बाहर निकल आई। 1 माह से वो इसी रूम में रह रहे थे। उन्हें घर वापस कर दिया गया था, लेकिन आयशा नहीं चाहती थी कि इस हालत में वो अकेली रहती। टैक्सी में बैठते उसने मोबाइल निकालने के लिए बैग में हाथ डाला। हाथ से वो बॉक्स टकराया जो उसे आसाम ने दिया था। उसे बहुत कुछ याद आ गया। उसमें नोज पिन थी, वो पहले देख चुकी थी, लेकिन उसने कभी नोज पिन यूज ही नहीं की थी। ना कि नहीं सिला था तो वो कैसे पहनती। मामा, अगर टाइम है तो हम कुछ देर ज्वेलर की शॉप पे रुक सकते हैं। क्यों? इस वक्त ऐसे हालात में तुम्हें ज्वेलरी चाहिए? उन्होंने डांटा। नहीं, बस काम है छोटा सा, प्लीज। बाबा प्लीज, आप रुकवाइएगा। आयशा की घोरी को इग्नोर करते बाबा से कहा। ओके, देखता हूँ। उन्होंने हामी भर ली थी। फिर कुछ देर बाद वो ज्वेलर से नाक बनवा रही थी और आयशा उसे सदमे से देख रही थी। उसने नोजपिन अपनी दी थी। दर्द तो बहुत हुआ था, लेकिन वो आसाम की खुशी के लिए बर्दाश्त कर सकती थी। तुम पागल हो, आयशा बमुश्किल बोल पाई। हाँ जी, अब आपने शादी करवाई है तो मुझे शोहर की पसंद का ख्याल भी तो रखना है ना। आंख से निकलता पानी साफ करते वो दर्द बर्दाश्त करते सुर्ख हो रही थी। हाँ, अल्लाह नसीब अच्छे करे। उन्हें अच्छा लगा था, लेकिन वक्त ठीक नहीं था। पर अश्वे जानती थी इससे बेहतरीन वक्त कोई नहीं हो सकता था। आसाम से दूर होने के बाद उसे समझ आया था कि उसके बिना वो रह ही नहीं सकती। पहले जब वो हफ्तों के लिए गया था तब भी उसकी ऐसी ही हालत थी, लेकिन वो समझ नहीं पाई थी। लेकिन अब जब वो फैसला कर चुकी थी कि आसाम को कभी खुद से दूर नहीं करेगी। आधे घंटे में वो लोग कोर्ट पहुंच चुके थे। वकील और रफाकत पहले से ही रूम के बाहर बैठे कुछ डिस्कस कर रहे थे। उनसे मिलते वो लोग भी अपनी बारी का इंतजार करने लगी। 10 मिनट बाद उन्होंने जाना था। सेठ अली की बीवी अभी तक नहीं पहुंची थी। उन्होंने स्टेटमेंट लिखवा तो ली थी, लेकिन कोर्ट के सामने दियत कबूल करना जरूरी था। सिचुएशन फिर से संगीन हो रही थी। वक्त गुजर रहा था। 10 मिनट लंबे हो रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। टिक टिक की आवाज उनके करीब रुकी। मुस्कुराती हुई वो लड़की। वालेकुम अस्सलाम मिसिस सेठ, बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। रफाकत ने उसे देखते जगह दी। हाँ, इट्स ओके, इसमें मेरा ही फायदा है तो मैं क्यों ना आती। वो इंतहाई खूबसूरत थी। उसकी मुस्कुराहट से गाल पे नन्हा सा गड़ा नुमाया हुआ। वो उसकी छोड़ी हुई जगह पे बैठी। और मुझे मिसिस सेठ मत कहा करें, मेरा नाम नौशीन है। आप मुझे मेरे नाम से ही पुकारें। ठीक है। कुछ देर में उन लोगों को बुलाया गया था। हियरिंग शुरू की गई। अशवे और आबान सबसे पहली लाइन में बैठे थे, दूसरी में हमीद साहब और आयशा। और लोग भी थे। मुल्जिम को लाया जाए। आसाम को बुलाया गया था। पुलिस कस्टडी में आसाम को विटनेस बॉक्स में लाया गया। बढ़ी हुई दाढ़ी, बड़े हुए बाल। 1 महीने में उसका हुलिया तब्दील हो गया था। अशवे ने उसे एक नजर देखा। नाक में अभी भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था। जी, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज ने इजाजत दी। उम्मीद है कि आज आखिरी बार आपको हमारे लिए जहमत होगी जज साहब। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेठ अली की बेवा नौशीन साहिबा ने दियत लेने का फैसला किया है। फाइल जज साहब की टेबल पर रखते वकील ने कहा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूटर फौरन खड़ा हुआ। अगर प्रोसिक्यूटर कोई सवालात करना चाहे तो कर सकते हैं मिस नौशीन से। वो जानता था आराम से तो नहीं बैठेगा। जी, मैं उनकी बेवा को बुलाना चाहूंगा। उनको विटनेस बॉक्स में बुलाया जाए। जज ने इजाजत दी। नौशीन पूरे एतमाद चाल से चलते अंदर आई। उनके सामने कुरान रखते उससे हल्फ लिया गया। आपकी उम्र क्या है मिस नौशीन? प्रोसिक्यूटर ने शुरू किया। जी, 27 साल। और आपके मरहूम शोहर की? वो 60-70 के करीब होंगे। तो आपको ऐसी क्या जरूरत थी उनसे शादी करने की, या आप झूठ बोल रही हैं? मुझे जरूरत नहीं थी, उन्हें जरूरत थी। बेबाक अंदाज। कैसी जरूरत? जिस्मानी जरूरियात, जो हर मर्द को किसी भी औरत से होती हैं। अब मैं वाजे करके तो नहीं बता सकती ना।
गला खनकारते वकील शायद शर्मिंदा हुआ। आप उन्हें मना कर सकती थी। क्या आप उनके बैंक बैलेंस से इम्प्रेस हुई थी? नहीं, मुझे उन्होंने खरीदा था 5 लाख में। सबकी नजरें नौशीन पे थीं। मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहती हैं? मैं एक तवाइफ खाने की बेबस तवाइफ थी, जैसे वहां की रानी ने बेच दिया था सेठ के हाथों। सेठ ने पहले तो कुछ रातें मेरे साथ सुहानी की, फिर उसे लगा कि मैं उसकी बीवी बनने के काबिल हूँ, तो उसने मुझसे निकाह कर लिया। निकाहनामा साथ लाई हूँ मैं। अपने पर्स से निकाहनामा निकाल के दिखाया। वकील ने देखते जज साहब को पकड़ाया। उन्होंने देख के वापिस जरा शुरू करने का इशारा किया। मैंने दियत लेने का फैसला किया है और मैं अभी यहाँ जज साहब के सामने दोबारा ये इकरार कर रही हूँ कि मुझे दियत दिल से कबूल है, ना कि किसी जोर जबरदस्ती से। ओके, मुझे कुछ सेकंड में ओके, मैं कुछ सेकंड में फैसला सुनाता हूँ। अदालत में खामोशी छा गई। फिर दियत की रकम जो रफाकत साथ लाया था जज के मेज पे रखी। साथ बैठे हेल्पर ने बैग उठा के सारे पैसे मशीन में डाले तो फौरन ही रकम लिखी आ गई। ठीक है। अदालत असाम शेख को बाइज्जत बरी करती है और हुक्म देती है कि उन पे किसी भी किस्म का इल्जाम अगर लगाया गया है तो उसे खत्म कर दिया जाए। जज साहब ने फैसला सुनाते केस बंद कर दिया था। हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट छाई। बाबा अबान उठ के आसाम के पास आया था। उसे लिपटते वो बहुत खुश लग रहा था, लेकिन अभी भी आसाम के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई थी। चलिए सर, कुछ पेपर वर्क करना है, फिर आप घर जा सकते हैं। इंस्पेक्टर ने उसे अपने साथ आने का कहा। बाकी सब लोग गाड़ियों की तरफ चले गए थे। अश्विया आसाम के साथ थाने आई थी। वो दोनों अलग गाड़ी में थे। इंस्पेक्टर के साथ उनका वकील भी था। आवान, आयशा और हमीद रफाकत के साथ जा रहे थे और उन्हें घर ड्रॉप करने वाला था। थाने में आते उसने कुछ पेपर्स पे साइन किए। मुझे अपना सामान लेना है, एक दफा लॉकअप में जा सकता हूँ? जी सर, ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने इजाजत दी। आसाम उठकर चला गया। इंस्पेक्टर अपने काम में मसरूफ हुआ तो अश्विया भी उठ के उसके पीछे आई थी। वो लॉकअप के अंदर दीवार के पास से कुछ उठा रहा था। आहट पे पीछे मुड़ के देखते सीधा हुआ। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। वो भाग के उसके करीब आई। बेबसी से उसके होंठों पे झुकते वो शायद एक महीने की प्यास बुझाना चाहता था। शायद उसकी कमर में हाथ डालते वो शिद्दत से अपने होंठ उसके लबों में पेवस कर चुका था। उसकी शर्ट को सख्ती से भेजते वो बदहवास हुई। नाक का दर्द गायब हो चुका था। आसाम भूल चुका था कि इस वक्त वो हवालात में है। होंठों को कैद किए वो अपनी सारी थकन उनमें उंडेल रहा था। बस होंठों को साफ करते वो पीछे पीछे हुई, लेकिन उसे अपनी कैद में लिए बालों की खुशबू में मदहोश हुआ था। अश्वी अपनी गर्दन पे उसके होंठों का लम्स महसूस करते तेज तेज सांसें ले रही थी। असाम, घर चले, वो पिघल रही थी। बर्दाश्त नहीं हो रहा तो नोजपिन क्यों? उसका चेहरा हाथों में लेते सिर्फ नाक को देखा, फिर झुक के उस पे लब रख दिए। मैं वो कुछ भी नहीं। वो फिर से उसके होंठों पे झुका। हम पहले घर चले? होंठों पे हाथ रखते उसे रोका। हाँ, उसकी कलाई पकड़ते हथेली चूमी जो उसके होंठों से लगी थी। पहले घर जाना चाहिए। पीछे मुड़ते उसने जमीन से कुछ उठाया। उसे देख के अश्वे की आंखें खुली थी। आसाम, ये गन। चुप रहे। उसकी कलाई पकड़ते वो लॉकअप से बाहर निकला। 2 लॉकअप छोड़ के अगले लॉकअप में दानिया सर घुटनों में दिए बैठी थी। उसे वहां से आजाद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन एक था, उसका मसीहा, आसाम शेख। पिस्तौल से निशाना बांधते उसकी कनपट्टी पे सेट किया, फिर ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने की कोई आवाज नहीं आई। दानिया के जिस्म ने हिचकोला लिया था, फिर बैठे बैठे ही वो जमीन पे गिर गई। वो आजाद हो गई थी। अश्वे ने बामुश्किल अपने मुंह पे हाथ रखते चीख रोकी थी। आसाम ने उसकी तरफ देखा, फिर उसका हाथ उठाया। गलत नहीं किया मैंने। उसका चेहरा ऊपर करते आंखों में झांका। आपको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। उसकी कलाई थामते वो वापसी के लिए मुड़ा। अश्वे घसीटते चेहरे के साथ उसके पीछे थी। बाहर निकलते इंस्पेक्टर को गर्दन हिला के अल्लाह हाफिज कहा था उसने। हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी रिफाकत ने भिजवा दी थी। वो दोनों इस वक्त साथ थे। अपने घर। और आबान? वहां उसका ख्याल नहीं रखेंगे? उल्टा सवाल। रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? वो हड़बड़ाई। तो उसे कुछ दिन वहीं रहने दें। क्यों? वो आपको मिस कर रहा था और आप उसे वहीं छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं भी आपको मिस कर रहा था और अब मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं बर्दाश्त करूंगा। वो आपका अपना बेटा है। अश्विन ने घूरा। तो उसे हमारे बीच आने दूं? नहीं, मेरा मतलब है वहां कैसे रहेगा? मैं भी नहीं हूँ, और फिर वो आपके लिए कितना उदास था। ओके, उसने गाड़ी का रुख मोड़ा। एकदम से उसका मूड खराब हो गया था। आपको वहीं छोड़ के उसे ले आऊंगा, गाड़ी की स्पीड तेज करते जारहाना अंदाज में कहा। आसाम, आप इतनी जल्दी? खामोश रहे। उसे ब्रेक लगाया। गाड़ी की स्पीड तेज से तेज हो रही थी। प्लीज गाड़ी स्लो करें। हवा की तरह वो गाड़ियां क्रॉस कर रहे थे। आसाम अनसुनी करता ड्राइव करता रहा। 5 मिनट में अश्वे के घर के सामने गाड़ी रोकी। उतरे। उसकी तरफ का दरवाजा खोला। अश्वे बस उसे देख के रह गई।
उतरे। नहीं, मैं साथ जाऊंगी। वो बैठी रही। आसाम ने आगे होते उसे बाहर निकाला। झटका लगने से उसके पेट में टीसी उठी थी। आसाम, आराम से। बैलेंस सीधा करते वो मुश्किल से खड़ी हुई थी। आसाम ने कंधे से पकड़ते उसे सहारा दिया। बैठे, मैं आबान को लेके आता हूँ। उसे वापस बिठा दिया। हाँ, बस मुझे तकलीफ देने में मजा आता है। हाँ, जैसे आपको मेरा दिल तोड़ने में। अगर दिल तोड़ना होता ना तो ये नोजबीन इस वक्त यहाँ ना होती। उंगली से नाक की तरफ इशारा किया। तो फिर मुझसे फरार क्यों जा रही हैं? फरार नहीं होना चाहती, बस आवान को साथ लेके चलते हैं। उसे उसकी भी फिक्र थी। वो जानती थी आवान ने उसे कितना मिस किया था। काश आप स्टेप मदर की तरह उसके साथ बिहेव करें। गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। अब ले आए, अश्विन ने उसे याद दिलाया। ओके, मैं भी आती हूँ, मैंने भी सामान लेना है। ओके, वो उसका इशारा समझते मुस्कुराया। फिर आबान को लेके वो लोग घर आ गए थे। मामा ने कहा था खाना खा के जाओ, लेकिन आसाम को पहले अपना हुलिया दुरुस्त करना था। खाना आयशा ने पैक कर दिया था। हम लोग होटल से ले लेंगे। होटलों से भी खाते रहना। ये ले जाओ, अभी जाके फौरन से तो नहीं बनेगा ना? इसरार करके ही दे ही दिया। घर आके आसाम पहले फ्रेश हुआ था। अश्विन किचन में आ गई खाना वगैरह गर्म करने। मैं सैलून जा रहा हूँ, वापसी पर रोटियां लेता आऊंगा। आप सालन बना लें बस। वो किचन की सफाई कर रही थी जब आसाम फ्रेश फ्रेश सा वहां आया। घर में कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। शायद से चम्मच उठा के केबिन पे रखी। वैसे भी लाने की क्या जरूरत है, मामा ने दिया तो है। ओके, आप और आबान खा लेना, मुझे देर हो जाए शायद। कितने बजे आएंगे? जल्दी आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा। बस आप आबान को सुना देना, कहते वो बाहर चला गया। आबान को क्यों सुनाऊं? वो सोच रही थी। फिर माथे पे हाथ मारती वो हंसी। अब तो नहीं सुनाना। सर हिलाते वो वापस काम में मसरूफ हो गई। भाई की शादी पे नहीं आओगे? इज्जत अपने कमरे में लेटी छत को घूर रही थी। फिर कुछ सोचते रीस को मैसेज किया। 10 मिनट, फिर 20, फिर आधा घंटा गुजर गया। रीस का जवाब नहीं आया। आजकल ऐसा ही हो रहा था। उनकी फेस टू फेस बात हुए 2 माह होने के करीब थे। पलवशा ने आयशा से बात की थी, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि वो रीस की मंगनी कर चुके हैं। उन्हें कन्विंस करना अब पलवशा के बस की बात ही नहीं थी। सेम वही सब जैसे अशवा के लिए पलवशें करती थीं, अब आयशा कर रही थी। इज्जत भी कुछ संभल गई थी। रीस से बात होती थी, लेकिन बहुत कम। जब भी होती वो ऐसे ही रिप्लाई करता था। शायद वो उससे थक चुका था। 3 घंटे बाद उसका जवाब आया था। शायद एक लफ्ज बस। ठीक है, इज्जत फौरन रिप्लाई कर देती थी। अश्वे चली गई। उसका कोई मैसेज नहीं आया तो इज्जत ने दोबारा किया। जी, फिर एक लफ्जी जवाब। असाम भाई रिहा हो गए? दोबारा मैसेज किया। हाँ जी, आज ही हुए हैं। वो मूवी देख रहा था। अच्छा, इज्जत ने रिप्लाई किया। इस तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। इज्जत ने मोबाइल रख दिया। वो खुद पे इतना कंट्रोल करती थी, फिर भी दिन में 1-2 बार वो रीस को मैसेज कर ही लेती थी। महावीर की शादी में भी 20-22 दिन रहते थे। उसकी तैयारी में मशगूल पलवशा इज्जत को देख ही नहीं रही थी। उन्हें लगता था अगर वो उसे देखेंगी तो शायद अपने बेटे की खुशियों को भूल जाएंगी। उनसे दिलोचाट हो जाएगा। पहले ही वो उसके साथ इतना कुछ कर चुकी थी। अब और नहीं। इज्जत के लिए अभी बहुत वक्त था। उन्हें यकीन था उनकी बेटी भी अपने हिस्से की खुशियां जरूर हासिल करेगी। रात को जब वो वापस आया तो अबान अशवे से लिपटा सो रहा था। वाह, आज की रात तो मेरी बारी है। और ये मोहतरम आगे होकर उसे अशवे से अलग किया। बाबा, आप आ गए? उसने पट से आंखें खोली। नहीं, आप ख्वाब देख रहे हैं। वापिस सो जाएं। आप भी यहीं सो जाएं। दोबारा अशवे की तरफ खिसकते उसके लिए जगह बनाई। नहीं बेटा, आप अपने कमरे में सोएंगे। बाबा, क्या है यार, मुझे मामा के साथ सोने की आदत हो गई है। आप चले जाएं। वो उठ के बैठा। मुझे भी आदत है, और मेरी ज्यादा अरसे की आदत है। वो भी बच्चा बना। एक काम करते हैं। कुछ सोचते उसने आसाम को देखा। वो उसे बड़े जब से देख रहा था। मामा को दरमियान में करें। एक तरफ आप सो जाएं, एक तरफ मैं। जी नहीं, चुपचाप अपने रूम में जाएं। बाबा, क्या है? आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं। बेटा, तुम ना भी करो तो तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकता मैं। वो विस्परिंग में बात कर रहे थे। आपको ऐसा क्या करना है जो मेरे सामने नहीं कर सकते? बता भी नहीं सकता, उलझा। तो मैं सो जाऊंगा ना, आप कर लेना। उठो यहाँ से। आसाम ने जबरदस्ती उसे उठाने की कोशिश की। मामा, मामा। आबान की आवाज ऊंची हुई तो अशरे की आंख खुल गई। क्या हो रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आया। आसान आबान को घूर रहा था और आबान रुहासा हुआ उसे देख रहा था। ये आपने इसे अपने साथ सुलाने की आदत क्यों डाली है? जा ही नहीं रहा अब यहाँ से। मामा के घर में ज्यादा रूम नहीं थे, साथ ही तो रीस के साथ सुलाना था इसे। क्या हो गया है आसाम? उसके माथे के बल अश्वे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। इसे अपनी जुबान में समझा दें, वरना मेरी बातें आपको बुरी ही लगेंगी। वो अश्वे पे गुस्से होने लगा। अच्छा अच्छा, जाता हूँ। आप तो बस डांटने ही लग जाते हैं। आबान बेड से उतरते जूते पहनने लगा।
मामा, बाबा ने आपको सोने नहीं देना, मैं बता रहा हूँ। जाते जाते अश्वे को देखा, इसीलिए आपको भगा रहे हैं कि हम जाग सकें। आसाम ने उसे जताया। आसाम, अश्वे ने दांत खिचखिचाए। तो मैं भी जाग लूंगा। आबान रुका। तुम जाओ, मेरे बाप, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। आसाम ने उसे बाहर धकेला। लॉक मत कीजिएगा, मुझे वापस भी आना पड़ सकता है। मैं दोनों लॉक लगाऊंगा, कोई मसला हुआ तो खुद ही सॉल्व कर लेना। उसे कमरे का रास्ता दिखाते दरवाजा बंद कर दिया। वीडियो बना लीजिएगा मामा, मैं देखूंगा बाबा क्या करते हैं, वो बाहर निकलते निकलते कह गया। आप इसे क्यों खराब कर रहे हैं? अश्विन ने उसे टोका। ऐसे करेगा तो किसी दिन मैं इसे कहीं छोड़ आऊंगा। बेड पे बैठते जूते उतारे। आपकी अपनी ही औलाद है ना? मशकूक नजरों से देखते अश्वे पीछे सरकी थी, क्योंकि आसाम का हाथ उसकी शर्ट को पकड़ चुका था। यही तो मसला है सारा, मेरी ही औलाद है। दूर होती अश्वे को अपने करीब किया। ये आपके आने से पहले बड़ा शरीफ था, आपने पता नहीं क्या खिलाया है इसे। उसके बालों को समेटते जूड़ा बनाया। यहाँ कुछ लगा लेती, नाक अभी भी हल्की हल्की सुर्ख थी। उसने लगाया था, अब दर्द नहीं हो रहा। उसके सीने पर हाथ रखते उसकी गर्दन को देख रही थी। शहरक के ऊपर छोटा सा गोला बना हुआ था जो उभरा हुआ था। आसाम ने उसका चेहरा ऊपर करते उसके होंठों पे होंठ रखते शरारत की। ये ज्यादा मीठे हो गए हैं, दोबारा ऐसे ही किया। आपको वहम है, वो मुस्कुराई। अच्छा, उसकी गर्दन पे होंठ रखे। ये नमकीन है, हर हर हिस्से का अपना जायका। बाबा, जुबान की नोक उसकी कान की लो से टकराई ही थी कि आबान की आवाज आई। नींद की गोलियां नहीं है हमारे पास। गहरी सांस लेते पीछे हुआ। अश्वे खिलखिला के हंसी। ना करें यार, दरवाजा खोलते उसे रोका। बाबा, वो आपका सीक्रेट कैमरा लेना था। शरीफों की तरह नजरें झुकाए आबान अंदर आया। फिर ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा कैमरा उठाया। आसाम नासमझी से और अश्वे हैरत से उसे देख रही थी। ये क्यों? वो बाबा, रीस ने मुझे बताया था लैपटॉप पे कनेक्ट करना। नींद नहीं आ रही तो मैं आप लोगों को देख रहा था। मजे से कहते बाहर निकल गया, जबकि आसाम मुंह खोले बंद दरवाजे को देख रहा था। बेचारा आसाम। रुके, मैं आता हूँ। आसान आबान के पीछे बाहर निकला। रुको जरा, वो सामने ही जा रहा था। जी बाबा। मासूमियत से उसने पीछे मुड़ के देखा। जो अभी कह के आए हो वाकई सच था? उसे लगा शायद मजाक हो। जी, आपका और मेरा इस वक्त मजाक नहीं है। मैंने देखा जब आपने मामा को यहाँ प्यार किया। अपने होंठों पे उंगली रखते उसे शौक किया। ओके, तहम्मुल से उसे देखा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें बस नाक में दर्द हो रहा था तो मैंने। उनकी नाक पे तो दर्द नहीं था। उनकी नेक पे तो दर्द नहीं था। मासूमियत से आंखें पटपटाई। ये मुझे दो। उसके हाथ से कैमरा लिया। ये मैं तोड़ रहा हूँ। जमीन पे मारा। बड़ी मुश्किल से वो उसे बर्दाश्त कर रहा था। ये निकाल लिया है मैंने। कैमरा तो उसकी हथेली में था, हथेली सामने की। बड़े कमीने हो, मुंह में बड़बड़ा के रह गया। ये ले लें आप, अब मैंने क्या करना है वैसे भी। उसे देते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिया। आसाम उसके पीछे गया। ये लैपटॉप अब हरगिज नहीं मिलेगा। मत दें बाबा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उदासी का ड्रामा करते वो अपने सिंगल बेड पे लेट गया। आसाम ने जरा भी रहम नहीं किया। वो लैपटॉप उठा के अपने कमरे में ले आया। हद है यार, सारा मूड खराब कर दिया इस लड़के ने। ऑन था कैमरा क्या? अश्वे ने पूछा। जी, और उसने सब देखा भी है। वो तो शुक्र है जल्दी पहुंच गया यहाँ कैमरा लेने, वरना पता नहीं। मुझे तो पता भी ना चलता। और वो झुरझुरीली कैसा लग रहा है? फिर उसे छेड़ा। आप तो कुछ कहें ही मत। आपकी वजह से लेके आया हूँ इस आबान को, वरना वहीं सड़ता रहता तो अच्छा था। ऐसे ही सड़ता रहता। उसकी माँ अभी जिंदा है। बस बस, माँ। उसे घूरते हुए लेट चुका था। अब लाइट बंद कर दें, कहीं कुछ और ना लगाया हुआ हो। गुस्सा ना करें, उसने बस शरारत की है। ऐसी शरारतें कौन करता है? बेशर्मी वाली, अपने माँ बाप को ही नहीं बख्शा। आसाम ने लेटते अपनी तरफ घसीटा। उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करते लाइट ऑफ कर दी। आसाम शेख का, इससे पहले कि वो बेटा कहती उसके होंठों पे कुफल लग चुके थे। कभी दिन तेजी से गुजर रहे थे तो कभी लम्हा मुश्किल से सिरक रहा था। आबान को स्कूल दाखिल करवा के आसाम कुछ हद तक पुरसुकून हो गया था। बाबा, आप ऑफिस नहीं जा रहे क्या आजकल? वो अभी स्कूल से वापस आया तो आसाम की रोज की तरह टीवी लाउंज में बैठा काम कर रहा था। नहीं, एक नजर उसे देखा जो बैग उतार रहा था। अश्वे पानी निकाल रही थी। क्यों? उससे सलाम करते पास बैठा। तुम्हारी मामा अकेली होती हैं तो इसीलिए। आपने मुझे स्कूल ही इसलिए भेजा है ना, ताकि आप सुकून से मामा को प्यार करें। यार, आसाम बस गर्दन हिला के रह गया। अब क्या कहता उसे। मामा, आज खाने में क्या बनाया है? वो किचन की तरफ आया, फिर अश्वे को हक किया। कुछ खास नहीं, गोभी का सालन और रोटियां। अच्छा ठीक है। उसका हाथ पकड़ते बाहर ले आया। मुझे अभी रोटी बनानी है। आपको याद है नानू ने कहा था गर्मी में काम नहीं करना। उसे याद दिलाया। हाँ याद है। सोफे पर बैठते आसाम को देखा जो पुरसोच नजरों से आबान को देख रहा था।
मामा आप बाबा से कहें वो मेड रख दें। अश्वे के साथ बैठते उसकी गोद में सर रखा। हाँ पहले तुम कम हो जो मेड भी मंडलाने लगे आसपास। उसे देखते सोचा ज्यादा चिपको मत, दूर रहो मामा से। आसाम ने टोका। आपकी तरह नहीं चिपक रहा। उसकी पेट की तरफ मुंह करते आंखें बंद की क्योंकि आसाम के माथे पे आते बल वो नहीं देखना चाहता था। मामा आप बाद में पैदा हो जाती। काफी देर बाद आवान की आवाज आई थी। हैं वो क्यों? अश्विन ने हैरानगी से उसे देखा। मुझे आपसे शादी करनी थी। क्या? वो उछली। क्या हो गया है? बस कह रहा हूँ बाबा जैसे इंसान को आप डिजर्व नहीं करती। आसाम उसकी बातें खामोशी से सुन और बर्दाश्त कर रहा था। आजकल वो कुछ ज्यादा ही मामा मामा कर रहा था। क्यों? क्या है इन्हें? इतने अच्छे हैं, केयरिंग हैं। इनकी हरकतें देखी हैं मामा आपने? वो उठ के बैठा। कैसी हैं मेरी हरकतें? आसाम ने गुस्से से पेन अ, पेन अब बंद कर दिया। बहुत चीप है, आराम से कहा गया। फॉर एग्जाम्पल कड़वा घूंट पीते आसाम ने उसे देखा। आप मामा को परेशान करते हैं, इन्हें और इनके कान खाते हैं। वो तो तुम मेरे भी खा रहे हो अभी। ऐसे नहीं, ऐसे। थोड़ा ऊंचा होकर उसने अश्वे के कान की लो से होंठ टच किए। आसाम का दिल कर रहा था वो कहीं डूब मरे। बाल नोचते वो खड़ा हुआ, फिर आबान को अपने सामने खड़ा किया। ये जो तुम्हारी मामा है ना, ये बीवी है मेरी। मैं इनके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और आइंदा अगर आपने ऐसी बातें दोबारा की तो मैं आपको बोर्डिंग छोड़ाऊंगा। धमकी दी। आप मुझे परेशान कर रहे हैं बाबा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आप जब मामा को ऐसे तंग करते हैं। मामा इतना तंग नहीं होती जितना आप हो रहे हो। मैं अपनी बेटी को आप दोनों से दूर रखूंगी। आप दोनों एक जैसे हो, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अश्वे मुश्किल बोल पाई थी। वो दोनों ऐसे लड़ रहे थे जैसे किसी लड़की के दो आशिक लड़ते हैं। नहीं आती शर्म, दोनों ने एक साथ कहा था। सच में आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। वो उठ के चली गई। पीछे आसाम अबान की क्लास लेता रहा और आबान शराफत से खड़ा रहा। आखिर में सॉरी बोल के उसने बात खत्म की। लेकिन जो चीज उसके दिमाग में एक बार आ गई वो जानी मुश्किल से ही थी। कब आओगी अब यहाँ? उसे वहां से गए 2 हफ्ते हो गए थे और अश्विन ने एक चक्कर भी वापस मामा के घर नहीं लगाया था। बस कुछ दिन तक। मैं और आबान आपके पास दोबारा शिफ्ट हो रहे हैं। महावीर की शादी की वजह से उसका प्लान वहीं मामा के घर रुके, लेकिन आसाम को अभी इस बात का पता ही नहीं था। कितने दिन रुकोगे? वो खुश हो गई। शादी तक। आबान स्कूल गया हुआ था और आसाम की आज कोई मीटिंग थी, इसीलिए वो इस वक्त घर मौजूद नहीं था। चलो ठीक है, तुम्हारे 2 जोड़े बनवाए हैं मैंने, खुद भी शॉपिंग कर लेना आसाम के साथ जाके। आपके साथ आऊंगी, आबान के भी लेने हैं। आप साथ होंगी तो अच्छा रहेगा। पहले अपने मियाँ से पूछ लेना वो क्या कहता है, ये ना हो उसे बुरा लगे। नहीं, आजकल सवाए आबान के और कुछ बुरा नहीं लग रहा। जिस तरह इनके हालात हैं मुझे तो लगता है वो इसे कहीं छोड़ ही ना आए। सिर्फ सोचा, बोला कुछ नहीं। चलो ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, फिर बात करूंगी। अच्छा एक बात बताएं, जल्दी से बोली। हाँ बोलो। आपने रीस के लिए जो लड़की देखी है उसकी पिक्चर तो भेज दें। मेरे पास तो नहीं है उसकी तस्वीर, शादी पे आओगी तो देख लेना। चलिए ठीक है, मैं रखती हूँ। फिर इसने कॉल बंद कर दी। आसाम का नंबर ढूंढ के उसे कॉल की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो अभी मीटिंग के लिए जा रहा था। खैरियत है? चलते चलते रुका। उसका 4th मंथ स्टार्ट था। जी जी, वो मुझे पूछना था कुछ दिन अम्मी के घर रहे हूँ, मासूमियत से पूछा। नहीं, वापिस आके बात करेंगे। और वो रुका। अपना ख्याल रखें और फालतू बातें मत सोचें। चिट्टा सफेद इनकार था समझो, और अश्विन मुंह फुला चुकी थी। अच्छा, कॉल काट दी। आसाम जब वापिस आया तो अश्विन नाराज थी। वहां जाना क्यों है? अगर जाना भी है तो रुकने के लिए नहीं, वैसे मिलने चले जाते हैं। टाई ढीली करते उसके पास बैठा। नहीं ना, शादी है महावीर की। वो पानी लाने के लिए उठने लगी तो उसने रोक लिया। भाई बोला करें साथ। घूरा। इनसिक्योर क्यों हो रहे हैं उसके लिए? अब मेरा उससे कोई ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है। क्या नहीं होना चाहिए इनसिक्योर? उसे देखा। बेशक ना हो, लेकिन आपको भाई कहना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब इजाजत दें, चली जाऊं? आबान को साथ लेके जाऊंगी। नहीं जाना, जब शादी होगी तो साथ चलेंगे। ऐसे मजा नहीं आएगा, वहां एंजॉय करेंगे। अश्विन ने उसे देखा। हम लोग रस्म शुरू होने से 1 घंटा पहले चले जाएंगे और जब सो जाएंगे तो फिर वापस आएंगे। आपका एंजॉयमेंट पूरा हो जाएगा। वाह, कभी मेरी भी बात मान लिया करें। सारी आपकी ही मानता हूँ। बस कहते हैं, मानते कुछ भी नहीं है। मुंह फुलाते पास से उठ गई। आसाम बस देख के रह गया। अब उसे कैसे बताता कि उसका अश्वे के बिना गुजारा ही नहीं होता, इतने दिन कैसे रहता। मैंने शादी में जाना ही नहीं है। अब डाइनिंग टेबल से गिलास उठा के नीचे से शीट ठीक की। ये तो और भी अच्छी बात है। तसल्ली से पाँव पिसारे। आसाम, आप खुद भी तो ऑफिस वर्क के लिए 2-2 दिन नहीं आते। आप बदला ले रही हैं? नहीं, बस 3 दिन की बात है। प्लीज जाने दें। वो वापिस आई। अच्छा, जाना कब है?
मंडे को, और अभी शॉपिंग भी करनी है, उसके पास बैठते खुशी से कहा। अच्छा, आसाम ने उसे देखा। नोजपिन नाक में झिलमिला रही थी। अब मुझे क्या मिलेगा? क्या मतलब? वो ठटकी। मतलब ये, मैंने आपको इजाजत दे दी है जाने की, तो अब मुझे इस खुशी में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, मुंह बनाते वो खिसकी। कुछ खाने के लिए ही दे दें, भूख लगी है। होंठों पे नजर जमाई। लाती हूँ, सटपटाते सटपटाते उठी। फिर दूसरी तरफ से होकर वो किचन में आई। उसका कोई भरोसा नहीं था, रास्ते में ही पकड़ लेता। आबान भी आने वाला था। फ्रिज से कबाब निकाले जो मामा ने बना के भेजे थे, फिर उन्हें फ्राई करके आसाम को दिया। मेरी भूख ये नहीं मिटा सकते। एक उठाते उसे देखा। फिलहाल तो यही है, बाकी चीजों का इंतजाम रात को किया जाएगा। गर्दन अकड़ाते शाहाना अंदाज में कहा। वो मुस्कुरा दिया। जिंदगी सुकून की राह पे रवां थी। शाम के साए फैल रहे थे। वो घर की पिछली तरफ बनी एक छोटी सी दीवार, जिस पे पहले बैंसा बना हुआ था, उस पे उदास सी बैठी थी। जब मोरे उसे ढूंढती वहां आई। इज्जत, अपनी शक्ल सीधी कर लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके करीब आते डांटा। मेरे बस में नहीं है। बेबसी से उन्हें देखा। क्यों नहीं है बस में? सब कुछ बंदे के हाथ में होता है। तुम मुस्कुराना चाहो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं चाह ही तो नहीं पा रही। मैं कितना खुद को रोकती हूँ मोरे, दिल इतनी ही तेजी से उस तरफ हमकता है। मैं खुद को तो संभाल लूं, लेकिन दिल को कैसे? उसने जॉब भी छोड़ दी थी, दिल ही नहीं करता था कुछ करने को। मेरी बात मानो और भूल जाओ सब। भाई की शादी है, कोई हल्ला गुल्ला करो। कोई और रास्ता नहीं है? वो कुछ और ही सोच रही थी। और क्या रास्ता हो सकता है? वो उसके पास बैठी। हम लोग, मेरा मतलब मैं और रीस, छुपके निकाह कर लेते हैं। हरगिज नहीं, और ऐसा सोचना भी मत। क्यों? क्यों ना सोचूं? मैं भाई की तरह कमजोर नहीं बनूंगी। ऐसी बहादुरी का कोई फायदा नहीं है इज्जत, जिससे बंदा मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे। ना देखें, कम से कम मेरा दिल तो पुरसुकून होगा ना। नहीं होगा, फिर किसी और चीज के लिए मचलेगा। ऐसा वैसा कोई कदम उठाओगी तो माँ बाप शक्ल देखना पसंद नहीं करेंगे तुम्हारी। फिर तुम्हारा दिल उनकी मोहब्बत में तड़पेगा तो खुश रह सकोगी? माँ बाप को तकलीफ देके तुम सुखी रह लोगी क्या? फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? वो रोने लगी। बस सब्र करो, ऐसा सब्र जैसे हजरत याकूब ने किया था। वो सब्र जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया था। उनकी झोलियां भर दी गईं, तो तुम्हारा भी वही अल्लाह है ना। तुम्हारी झोली झोली भी अल्लाह खाली नहीं लौटाएगा। उसे खुद से लगाते तसल्ली दी। बस दुआ और सब्र का दामन कभी ना छोड़ना। अगर रीस तुम्हारा है तो तुम्हारे पास ही आएगा। अगर नहीं है तो अपनी दुआओं को इस काबिल करो कि वो तुम्हारी तकदीर बदल दें। मोरे, मैं करूंगी, जरूर करूंगी। आंसू साफ करते सीधी हुई। और सब्र का बेहतरीन दर्जा ये है कि तुम मुस्कुराते हुए सब्र करो। चलो अब उठो और मुंह हाथ धो के मेरे साथ मदद करवाओ। माँ चाहे जैसी भी हो, उसके साथ जो सुकून मिलता है वो किसी चीज में नहीं होता। उफ मामा, मैं तो थक गया हूँ आज। आबान सोफे पे आके गिरा था। उसके पीछे अश्वे लिविंग रूम में दाखिल हुई। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। वो लोग शॉपिंग करके आ रहे थे। आसाम खुद ऑफिस चला गया था उनको ड्रॉप करके। मैं पानी ला के दूँ आपको? आबान ने अश्वे को देखा, जिसने दुपट्टा उतार के साइड पे रखा था। आबान उसका जवाब सुने बिना किचन में गया और फ्रिज से जूस निकाला। फिर वह मुश्किल गिलास में डाल के उसके पास आया। मामा, ये पी लें। उसके बालों को हथेलियों से पीछे किया। मैं ठीक हूँ, वो मुस्कुराई। ये पी लें, बेबी को चाहिए। उसके लबों के होंठों को देखा। बेबी कब आएगा? पास बैठते पूछा। उसे अश्वे का यूं एकदम से थकना अच्छा नहीं लगता था। आप दुआ करें। गिलास उसे पकड़ाया। अच्छा, उसे खाली गिलास लेके टेबल पे रखा। हम लोग नानों के घर जाएंगे तो मैं उनसे और भी टिप्स पूछूंगा। मामा को किस किस चीज की जरूरत है। वो उसके सुर्ख होते चेहरे को देख रहा था। ओके, मैं कुछ देर सो जाऊं, आप खेल लेंगे? मैं भी सो जाऊंगा आपके साथ। ओके, वो उठ के बेड पे लेटी। वहीं साइड पे जगह बना के बेड भी रखवाया गया था। चलो आ जाओ। खाना वो लोग खा आए थे। फिर वो दोनों माँ बेटा मगरिब तक सोए रहे। आसाम 7 बजे ही घर आ गया था। उन दोनों को गधे घोड़े बेच के सोता देख के रुका। फिर जगाने का ख्याल तर्क करते कमरे में आके फ्रेश हुआ। जिस तरह वो लोग सो रहे थे, उम्मीद थी कि कुछ नहीं बनाया होगा खाने के लिए। उन्हें डिस्टर्ब किए बिना ही वो वापस बाहर चला गया। कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में खाने के पैकेट्स थे। जिस तरह से वो लोग सो रहे थे, उम्मीद थी कि कुछ नहीं बनाया होगा खाने के लिए। उन्हें डिस्टर्ब किए बिना ही वो वापस बाहर चला गया। कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में खाने के पैकेट्स थे। उनको जगाने की बजाय सामान किचन में रख के वो टीवी लाउंज में सोफे पे लेट गया। बाबा, शोर की वजह से पहले आबान की आंख खुली। जी, जाग गए? उसे देखते पूछा। जी, मामा ज्यादा थक गई हैं, उन्हें सोने दें। ठीक है, अगर भूख लगी है तो खाना खा लेते हैं। ओके। उन दोनों ने मिलकर खाना खाया। अश्वे हनू सो रही थी। आप अपने कमरे में चले जाएं, मैं यहाँ हूँ। ओके। बाबा, मामा का ख्याल रखना। वो चला गया तो आसाम अश्वे को उठा के अपने कमरे में ले आया।
ये मुझे झूले कौन दे रहा है? आंखें बमुश्किल खोलते बड़बड़ाई। आपका वन एंड ओनली हस्बैंड। मुस्कुराहट होंठ पहले। ओह, मेरी शादी हो चुकी है क्या? जी हो चुकी है। उसे बेड पे डाला। मेरा शोहर कितना खुशकिस्मत है। जी बिल्कुल, उसे मेरी जैसी हसीन बीवी मिली है, और बहुत जिद्दी भी। अभी भी वो चाहता था ना जाए। जिद्दी नहीं हूँ, बस एक ही बात तो मनवाई है। वो उठ के बैठ गई। अच्छा, अब जाग गई हैं तो पैकिंग कर लें। वैसे भी नींद पूरी कर ली होगी। हो गई है नींद तो पूरी। आप भी हेल्प करवाएं। कैचर उतार के दोबारा बाल समेटे और वापस लगाया। ओके, आप स्टार्ट करें। मुझे एक फाइल भेजनी है, फिर आता हूँ। ठीक है। वो स्टडी में चला गया तो अश्विन शॉपिंग बैग्स देखने लगी, फिर एक से कुछ निकाला और ड्रेसिंग रूम में आई। ये ट्राई करती हूँ। गाउन नुमा नाइट ड्रेस था, जिसके कंधे बस बारीक सी डोरी से जुड़े थे। उसके ऊपर एक और शर्ट थी। उसे उम्मीद थी कि आसाम इतनी जल्दी नहीं निकलेगा, इसीलिए वो सिर्फ गाउन पहन के बाहर आई। फिर आईने के सामने खड़ी हुई थी कि स्टडी का दरवाजा खुला। दिल धक से रह गया। पीछे मुड़ के देखा तो आसाम दरवाजा बंद कर रहा था। तेजी से वो ड्रेसिंग रूम में घुसने लगी थी जब आसाम की आवाज पे कदम जामिद हुए। अश्वे, वो करीब आया। जी, उसकी तरफ पीठ थी। आप मुझे पागल कर रही हैं। बाजुओं के हसार में लेते कंधे पे थोड़ी रखी। मतलब ये कि मेरी कुर्बत हासिल करने के लिए आपको नाइट ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सादा कपड़ों में देख के ही बहक जाता हूँ। उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते आंखों में झांका। डीप गले से नेक बोन वाजे नजर आ रही थी। आसाम, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जी, उसकी उंगलियां उसकी कमर पे सिरक रही थीं। आप प्लीज कुछ मत करना। खुद को छुड़वाते पीछे हटी। बस दूर से ही देख लें। वो रोहांसी हुई। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। उसे अपनी तरफ खींचते कंधे की डोरी में उंगली फंसाई। अबान पीछे खड़ा है। उसके कंधे से पीछे झांका। आसाम ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। वापिस सामने देखा तो वहां भी कोई नहीं था। अश्वे मौका मिलते ही गड़ाव से ड्रेसिंग रूम में घुस चुकी थी। बाहर आए, बताता हूँ आपको। सर पे हाथ मारते उसके कपड़े तह करने लगा। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते वो उन्हें वहां छोड़ गया था। दिन में तेल लगाने की रस्म थी और रात को मेहंदी की। मामा, मैं इज्जत की तरफ चली जाऊं? अबान लीज के लैपटॉप में गेम खेल रहा था। नहीं, असल में एक साथ जाएंगे। वो बर्तन धो रही थी। इतनी देर से जाना था तो मेरे आने का फायदा। वही शाम को आसाम के साथ ही आ जाती। हाँ तो आ जाती ना। किसने कहा था? ग्लास स्टैंड पे लगाते घूरा। अब आ गई हूँ तो जाने दे। हाँ, आराम से बैठी रहो, आराम करो। मामा, मेरी शादी हो चुकी है और अब मुझे आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बस आसाम से पूछ के जा रही हूँ मैं। पूछ लो, अगर इजाजत देता है तो चली जाना। हार मानते नल बंद किया। देखा, आंखें सकेटते मोबाइल उठाया। फिर आसाम को कॉल करके पूछा। उसने इजाजत दे दी। अब गई थी इस मकसद के लिए तो वहां जाने में तो मना नहीं कर सकता था। मिल गई है इजाजत, अब जा रही हूँ मैं। ओके ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। ओके। वो अबान को बता के निकल आई। अबान गेम में मसरूफ था। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। पलवशा लॉन में सेटिंग करवा रही थी। डेकोरेशन वाले रस्मों के हिसाब से फूल लगाते पलवशा और खान बाबा के कहने पे सजावट करने में मसरूफ थे। उनसे मिलके अंदर आई। इज्जत अपने रूम में ही थी। सामने कपड़े फैले थे। हाय, दरवाजा खोल के अंदर झांका। ओह वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। उसे देखते हुए उसके पास आई। फिर दोनों कस के गले लगी थीं, जैसे दो दोस्तें मिलती हैं। मैं यहाँ इतने दिन मामा के घर रह गई हूँ और तुमने एक चक्कर भी नहीं लगाया। अश्वी शिकवा करते ड्रेसेस देखने लगी। आना चाहती थी लेकिन मसरूफियत ही इतनी थी। चलो कोई बात नहीं, आज तो मैं स्पेशली तुमसे मिलने आ गई हूँ। उसे खुद से करीब करते आंख मारी। क्यों क्यों, खैरियत है? हाँ, मैंने तुमसे पूछना था कि वो कौन बदनसीब है जिसको तुम पसंद आ गई हो। इज्जत के दिल ने बीट मिस की। ऐसी तो कोई बात नहीं कि मुझे कोई पसंद करता है। उसने बात गोल मोल की। अच्छा, मतलब तुम किसी को करती हो? वो उसे हर तरफ से काबू में लेने वाली थी। हाँ, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बताओ कैसे कपड़े बनवाए हैं? वो तुम शाम को देख लेना। अभी जो पूछा है वो बताओ। नहीं तो मैं अभी मामी को बता दूंगी। धमकी दी। उन्हें पता है? व्हाट? मतलब सिर्फ मैं ही जो अपनी दोस्त के दिल से नावाकिफ हूँ? तो फिर ऐसी दोस्ती पे उसे सदमा हुआ। मुझे रीस से मोहब्बत है। इज्जत ने कनखियों से उसे देखा। क्या? वो बंदर मेरा भाई? उसे शौक लगा। उसके अलावा तुम्हें कोई चज का बंदा नहीं मिला? उसे अब सदमा हुआ। बंदर मत कहो, घूरते कहा। आहा, बंदर, लंगूर, पागल। बस भाई है तुम्हारा। हाँ मालूम है। चलो अब असली वाला बताओ। सीरियस हुई। इज्जत ने उसे देखा। मतलब वो मजाक समझ रही थी। मैं सच में रीस से मोहब्बत करती हूँ। उसने रीस पे जोर देते दोबारा कहा। अश्वे की मुस्कुराहट सिमटी। वो उससे दूर हुई। मतलब तुम मेरे भाई? लफ्ज टूट गए। इज्जत के हल्क में आंसुओं का गोला बनने लगा। नम आंखों से उसे देखा। मेरे बस में नहीं था। अगर तुम कहो तो मैं उससे मोहब्बत करना छोड़ दूंगी। उसे लगा वो अपनी दोस्त भी खो देगी।
तुम छोड़ सकती हो इज्जत, मोहब्बत तो कभी भी नहीं खत्म होती। उसकी पानी से भरी आंखों में देखा और मुझे बुरा लगा कि अब तुम्हारा मकसद है तो फूफो हमारे घर आ जाती हैं। जब मेरा था तो तब। अशबे, वो सब तुम्हारी किस्मत। किस्मत? इज्जत किस्मत बदल सकती थी ना, अगर आप लोग ऐसा ना करते। आई एम सॉरी। आंसू गाल पे लुढ़के। अच्छा ये बताओ, रीस चाहता है तुमसे शादी करना? गहरा सांस लेते उसे देखा। जो भी था अब तो हो गया था, अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। नहीं, वो कहता है वहीं शादी करेगा जहां मामी चाहेंगी। अपने खाली हाथों को देखते बताया। ऐसे ही एक और लड़की का दिल टूटेगा, फिर से नफरतें जीत जाएंगी। अब नहीं होगा। वो बेड से उठी। मंगनी हो चुकी है उसकी। मंगनी नहीं, बात हुई है बस। अगर मंगनी भी होती तो वो भी टूट जाती है। अश्वे, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं, तुमने बुरा भी नहीं किया ना, फिर इन सब की सजा तुम्हें नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी अब मैं आसाम के साथ बहुत खुश हूँ। और वो रुकी। मैं चाहूंगी कि मेरी दोस्त भी खुश रहे। रीस तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता? उसके आंसू साफ करते पूछा। लेता था, लेकिन जब से रिश्ता हुआ है पीछे हट गया है। बड़ा ही बेगैरत मर्द है। मैं इसकी बहन होके इतना चीखी चिल्लाई थी। बेशक बात नहीं सुनी मेरी किसी ने, लेकिन स्टैंड तो लिया था ना। और वो जानते पूछते भी। मामी को नाराज नहीं करना चाहता होगा, और फिर हमने भी तो उनका दिल दुखाया है ना। उनका दिल साफ करूंगी मैं, तुम्हारी मदद करूंगी। बस तुम रोना धोना बंद करो। आगे होके उसे गले लगाया। ठीक है, थैंक यू। वो रोते रोते हंसी। पता भी तो चले ना कि तुमने आखिर दोस्ती किससे की थी। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो अब दिखाओ कपड़े कौन से लिए हैं, कोई एक अदद मेरे लिए भी ले लेती। तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। ओके, लेकिन फिलहाल कपड़े। मामा, आप यहाँ भी कपड़े मांग रही हैं? आबान शायद उसी के पीछे आया था। मेरा प्यारा बच्चा। इज्जत उठ के उसके पास आई, फिर उसे बेशुमार गाल पे किस किए। कैसे हो आबान? मैं बहुत अच्छा हूँ मामी, मजे से कहते बेड पे चढ़ा। मामी? दोनों ने हैरत से उसे देखा। जी, आपकी बातें सुनी मैंने और ऑब्जर्व भी कर लिया। जी, मैं इससे बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ। कपड़ों को देखते कहा। हाँ अच्छा। अश्वे, ये तो तुम्हें तोहफे में मिला है। हाँ, मुंह दिखाई का। फिर वो तीनों बैठ के शादी के फंक्शंस पर डिस्कस करते रहे, जिसमें आबान ने दुल्हन का हाथ पकड़ के लाना था। कंबाइंड फंक्शन था। मेहंदी में ही महाबीर और बिनीश का निकाह होना था। अगर तू देख सके मेरे दिल में अपना मुकाम, तो तुझे किसी और को देखना गुनाह लगे। मेहंदी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका था। बहुत सारी औरतें दायरा बना के बैठी थीं। कोई मेहंदी लगा रही थी तो कोई ढोलकी की थाप पे गुनगुना रही थी। आबान उनके आसपास मेहंदी स्टिक्स लेके घूम रहा था। दूर खड़ा रीस किसी को तलाश कर रहा था, लेकिन वो जैसे जिसे तलाश कर रहा था उसे कहीं नहीं मिली। इज्जत कमरे में मेहंदी की प्लेटें सेट कर रही थी। साथ अश्वी और दो कजन्स भी थीं। उनमें से एक नूर थी। उसे देख के तो इज्जत खुद मबहूत रह गई थी। कितनी मासूम सी थी। जाओ बाहर से बच्चियों को बुलाओ, इनको समझा दें, अश्वी ने इज्जत से कहा। ओके, मैं जाती हूँ। पिंक कलर का लहंगा संभालते बालों को सामने की जानिब सेट किया हुआ था। दुपट्टा दोनों बाजुओं की कलाइयों पे कंगन के साथ पिनअप था। हल्का सा मेकअप किए वो प्यारी लग रही थी। मोरे, यहाँ अगर कोई छोटी बच्ची नजर आए तो इसे रूम में भेज देना। पलवशी किचन में डिशेस निकाल रही थी। ठीक है, वो अपने काम में मसरूफ रही। बाहर लॉन में आई तो रंगारंग ढूंढ के बिखरी थी। इज्जत, आबान, उसे देख के चिल्लाया। दूर खड़े रीस के कान खड़े हुए, मुड़ के देखा तो इज्जत आबान को उठा रही थी। वाह, वो सफेद रंग की कुर्ता शलवार में मलबूस था। इज्जत, आप बहुत प्यारी लग रही हो, आबान ने उसके गाल पे होंठ रखते कहा। अच्छा, आप भी बहुत क्यूट लग रहे हो। आबान भी सफेद काटन के कपड़ों में था। थैंक यू। वो शर्मा गया। चलो मेरे साथ हेल्प करवाओ। उसे नीचे उतारते दो छोटी लड़कियों की तरफ आई जो साथ बैठी चूड़ियां गिन रही थी। ओके, क्या करना है? वो पीछे पीछे आया। हमें चाहिए लड़कियां। कहाँ हैं लड़कियां? ऊंची आवाज में कहते वो हंसी। रीज उसे बस रीज बस उसे दूर से ही देख रहा था। इज्जत, लड़कियां मिली नहीं। पीछे से किसी की आवाज आई तो रीज और इज्जत दोनों ने मुड़के उसे देखा। नूर खड़ी थी और अब उसी तरफ आ रही थी। ये दो ले लो और एक ही आबान हो गया, कुछ हम लोग पकड़ लेंगे। वैसे भी अभी गेस्ट आ रहे हैं तो। उसकी चलती जुबान रुकी, क्योंकि वो रीस को देख चुकी थी। उसे नहीं पता था रीस और इज्जत का कोई कनेक्शन है। रीस को देख के तेजी से रुख बदला। इज्जत नूर की सरकत पे जल के रह गई, फिर दूर खड़े रीस को घूरा जो उसी को देख रहा था। नजर मिलने पे जैसे बहुत कुछ याद आ गया। सर झटकते इज्जत वापस चली आई, जबकि महानूर वहीं साइड पे आबान के साथ लड़कियां ढूंढ रही थी। तुम्हारा मोबाइल ब्लिंक कर रहा था। अश्विन ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। प्यारी लग रही हैं, रीस का मैसेज था। मुंह बनाते इज्जत मुस्कुराई। वैसे वो नूर अभी तक वही है, जितनी शक्ल से मासूम नजर आ रही थी उतनी ही तेज है। बाहर ही रुक गई उसे देखने के लिए शायद। वो तेज नहीं, तुम भोली लग रही हो मेरी जान। तुम्हें वहां से आना ही नहीं चाहिए था, बल्कि उसे बता के आती कि मेरी भाभी सिर्फ तुम ही बनोगी। इंशाल्लाह। तुमने मामा से बात की?
नहीं, शादी के बाद करूंगी। ऐसे मूड ना खराब हो जाए, फंक्शंस मिस हो जाएंगे। ओके ठीक है, लेकिन प्लीज उन्हें राजी करना। मैं नहीं रह सकती रीस के बगैर। करूंगी, तुम फिक्र ना करो। मैं कुछ और भी सोच रही हूँ। अगर मैं बात करूँ तो शायद मामा और खिलाफ हो जाएं। बाबा से कहूंगी। मामू ने बात की, उनकी भी नहीं मानी। हैं, उन्हें भी पता है? हाँ, सबको पता है, मान नहीं रहे बस। अच्छा अच्छा, चलो, अल्लाह बेहतर करेगा, तुम परेशान ना हो। मुस्कुराओ, लोगों को जलाना भी तो है। जिन लोगों ने चलना है ना, वो अपनी मंगेतर को देखे ठंडी आहें भर रहे होंगे। ना, मेरा भाई ऐसा नहीं है। फौरन पेंतरा बदला। इज्जत उसे देख के हंसने लगी। बहनें खुद तो भाइयों की बेइज्जती कर लेती हैं, लेकिन किसी को उनके खिलाफ बोलने पे कच्चा चबा जाती हैं। क्या मैं आपका हाथ पकड़ लूं? अबान बिनिश के पास खड़ा था। उनका निकाह हो चुका था, अब उसे बाहर स्टेज तक लाना था। जी जी, क्यों नहीं। उसने अपना हाथ आगे किया, फिर अपनी लॉन्ग चमकदार फराक संभालते खड़ी हुई। चले। आबान उसके आगे था। चलते हुए वो उसका फराक जो जमीन पे लग रहा था उठा के साइड पे करता जाता। मैं प्यारा लग रहा था ना मामा? उसे स्टेज पे बिठा के अश्वे के पास आया। जी, मेरा शहजादा। ज्यादा प्यारे तब लगोगे जब अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढोगे और उसका हाथ ऐसे ही पकड़ के स्टेज पे जाओगे। आसाम जो ऑफिस से पहले घर गया था चेंज करने, अब निकाह के बाद पहुंचा था। अश्वी उसे देख के हल्का सा ब्लश हुई, क्योंकि वो स्काई ब्लू कॉटन के सूट में बहुत शानदार लग रहा था। ये मैचिंग जानबूझ के की थी ना आपने? उसके स्काई ब्लू शरारे को देखते घूरा। हाँ बिल्कुल, और ये उसकी पॉकेट पे ऑरेंज कलर का छोटा सा फ्लावर बना था। ये मेरे दुपट्टे और चूड़ियों से मैच कर रहा है। सही है, आप मुझे सबके सामने जोरू का गुलाम शो करवाना चाहती हैं। सबसे नजर बचा के उसके सुर्ख होते गाल पे लब रखे, फिर उन्हें साफ किया। मेरा मेकअप ना खराब करें। गाल पे हाथ रखते पीछे हुई। मेरा तो बस लिपस्टिक खराब करने का इरादा है। अगर आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूर रहे मुझसे, सब देख रहे हैं। बालों का ऊंचा फूला जोड़ा बना था, जिसके गिर्द सफेद और ऑरेंज रंग के फूलों का गजरा लगा हुआ था। मुझे तो दुल्हन आप लग रही हैं। तफसीलन जायजा लेते उसकी हथेली से अपनी उंगलियों के पोर टच किए। हाँ हाँ हाँ, ये मस्के कहाँ से लगाने सीखे हैं? नहीं, सच बता रहा हूँ। वो उसे नजरों के हसार में लिए हुए था, और अश्वे बार बार पलकें झपकाते इधर उधर देखते मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। अकेले में तो ठीक था, यूं सबके सामने, वो भी आसाम उसे मजे से देखते हुए। उधर देखे ना। जल्दी से उसके गाल पे उंगलियां लगाते चेहरा फेरा। इधर इधर देखा तो आपको प्रॉब्लम होगी, वार्न किया। नहीं होती, बेशक जहां मर्जी जाएं। ओके, पीछे हाथ बांधते 2 कदम पीछे हुआ, फिर मुड़ा और गायब हो गया। अश्विन ने जब तक पीछे मुड़ के देखा, वो गायब हो चुका था। परेशानी से वो कुछ कदम पीछे आई। आगे की तरफ अंधेरा था तो कुछ नजर नहीं आया। फूलों की ऊंची सी बाड़ बनी हुई थी, शायद इस वजह से रोशनी नहीं लग रही थी। गौर से देखने की कोशिश करते वो थोड़ा और आगे आई। आसाम जो जानता था कि उसके पीछे आएगी, पकड़ के अपनी तरफ खींचा और झूलती उसके ऊपर आई थी। वो चीखी। आसाम उसके लबों को खामोश करते उन पे झुका। उसकी लिपस्टिक खराब होने तक उसे अलग नहीं किया था, और अश्वे उसके सीने पे जोर देते बदहवास हो चुकी थी। वह मुश्किल जान छुड़वा के दूर हुई। आप जगह का लिहाज कर लें। होंठों को रगड़ते बस रोने वाली थी। बस बीवी का ख्याल इतना हावी होता है कि कुछ और सूझता ही नहीं। टिश्यू पेपर से आगे होकर होंठों के गिर्द लगी लिपस्टिक साफ करते कहा। अश्वे बेबसी से उसे देख रही थी। मेरा फंक्शन तो हो गया, अब घर चले? नहीं जी, अभी हमने डांस करना है। हमने? किसने? आबान ने और मैंने। आबान का ठीक है, लेकिन आप रहने दें। साथ और कजन्स भी होंगी, यहाँ अकेली थोड़ी होंगी। नहीं करना तो बस बात खत्म, बहस नहीं, दो टोक अंदाज में कहते वो उसे चुप करवा गया। अच्छा एक काम करेंगे? फिर उसे देखा, आंखों में हल्का सा गुस्सा शो हो रहा था। अगर करने वाला हुआ तो आप मेरे साथ डांस कर लें। मैं आपका शो आपके कमरे में पूरा कर दूंगा। एक और काम भी है। वो लोग साइड पर खड़े थे। आबान अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने में मसरूफ था, तो उनकी तरफ आया ही नहीं। क्या? सीने पे बाजू बांधते उसे देखा। आप मामा से बात करेंगे इज्जत और रीस की शादी के लिए? सीरियस मैटर है, मामा मान नहीं रही और ये लोग करना चाहते हैं। मैंने करनी थी, फिर क्यों नहीं की? उसके जहन से निकल गया। उस रात अश्वे जब सो गई थी तो उसके मोबाइल पे रीस के मैसेजेस उसने आंसर किए थे। इसके बाद वो प्रॉपर्टी वाला मसला बन गया तो मौका ही नहीं मिला। आज डेफिनेटली वो बात करके ही जाता। ढोलकी की थाप पे लड़कियों के हाथ बज रहे थे। बोरिंग फंक्शन अब शौकियों और शरारतों से भरने लगा था, जब एक तरफ से कुछ छोटी बच्चियां और बड़ी बच्चियां, जिनमें इज्जत और अश्वे सरे फहरिस्त थीं, मेहंदी की प्लेटें लिए नमूदार हुईं। आबान अश्वे और इज्जत के दरमियान में चलता हुआ स्टेज पे चढ़ा। फिर सबने प्लेट्स दूल्हा दुल्हन के साइड पे पड़े टेबल्स पे सेट करके रखी। आसाम दूर हमीद साहब और खान बाबा के साथ बैठा उन्हें ही देख रहा था। आबान अपनी मेहंदी की प्लेट रख के महावीर के पास गया था। उसके पीछे अश्वे भी पास जाके खड़ी हुई। ये मैंने बनाई है, बड़ी प्लेट की तरफ इशारा करते महावीर को बताया। वाओ, बहुत प्यारी बनाई है। वो और विनीश दोनों मुस्कुराए। थैंक यू, ये मामा ने हेल्प किया था, मजे से कहा।
अच्छा, महाबीर ने नजर उठा के उसे देखा और दूर बैठा आसाम ये सारी कार्रवाई मुलाहिजा फरमा रहा था। आप मेरी मामा को जानते हैं? आबान, अश्विन ने उसके कंधे पे नाखून मारते वापस जाने का कहा, लेकिन आबान शायद चस्के लेने वाला था। बाबा, मामा को यहाँ किस करते हैं? होंठों पे उंगली रखते राहदारी से बताया। अश्वे पहले समझी नहीं, समझ आई तो दिल किया सब कुछ गायब हो जाए। कितना बदतमीज था ये आबान। शर्मिंदा होती आबान को खींच के नीचे उतारा। मैं तुम्हारे बाबा को बताती हूँ कैसी बातें कर रहे थे। जबरदस्ती उसे अपने साथ खींचे उसे अंदर ले आई। मामा, सुने तो? वो हंसा हुआ था। क्या सुनूं? बाहर जो हरकत की है आपने, उसके बाद कुछ सुना न रह गया है? उन लोगों के सामने शर्मिंदा करवा दिया मुझे। शर्मिंदा नहीं मामा, एक्चुअली मैं उन्हें बताना चाहता था कि मेरे बाबा आपसे ज्यादा अश्वे को प्यार करते हैं। उस दिन आप रो रही थी ना, उनके लिए, वो उसे समझाते हुए बोला। अश्वी को अब समझ आया कि ये सब क्यों हुआ है। मतलब वो महावीर को टॉर्चर करना चाह रहा था और यकीनन कामयाब भी हुआ था, क्योंकि महावीर जो पहले मुस्कुरा रहा था अब उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। एक छोटा सा बच्चा उसे बता गया था। ये कोई बुरी बात नहीं थी, वो कपल थे, उनके माँ बहन, ये सब तो लाजमी था। लेकिन उसे ये बात बुरी लग रही थी। क्यों? कहीं ना कहीं अब भी अश्वे उसमें बाकी थी शायद। लेकिन उसकी जिंदगी में अब बिनिश थी, जिससे उसका निकाह हो चुका था। उसे अपने दिल को काबू में रखना था। मामा यार, कुछ नहीं किया मैंने। अश्वे अभी भी उसे गलत कह रही थी। क्या हुआ? आसाम जो उन्हें अंदर जाते देख चुका था कुछ लम्हे बाद उनके करीब आया। कुछ नहीं, अपने बेटे से पूछें, शर्मिंदा करवा दिया है। क्यों? आबान को देखा। क्या किया है आपने? उसे पूरा यकीन था उसी ने गलती की होगी। बस बताया है कि मेरे बाबा मामा से प्यार करते हैं। गोल गोल आंखों से मासूमियत टपक रही थी। ओ, ये तो अच्छा किया। क्या? अश्वे का मुंह खुला। मतलब ये भी सही समझ रहे हैं? हाँ, अच्छा किया। आपको खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा दूसरों को जेलस करना जानता है। आसाम, आप इससे पूछें इसने कहा कैसे है। इसने कहा है कि यहाँ प्यार करते हैं। उसने नाक फुलाते अपने होठों पे उंगली उठाई। तो इसमें इतना परेशान होने की कौन सी बात है? कहकर लगाते उसकी रोतू सी शक्ल देखी। भाड़ में जाएं दोनों। काश आप दोनों को कभी शर्म आ जाए, बदतमीज। बस बस, ज्यादा हो रहा है मामा। आबान खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं आप ऐसे ऐसे बोले। क्या हुआ? आयशा अंदर आई तो आबान अश्वे को घूर रहा था। कुछ नहीं, बस ऐसे ही दो बच्चे लड़ रहे थे। आसाम ने इन दोनों को देखा। अश्वे, क्यों तंग कर रही हो मेरे बेटे को? आबान के पास आते उन्होंने भी अश्वे को सुनाई। हाँ, आपको पता है इसने क्या किया है? क्या किया है? छोटे से बच्चे ने। इसने वहां, बस ऐसे ही दोनों लड़ते रहते हैं। छोड़े, आप भी पागल हो जाएंगी इनके पीछे। अश्वे का हाथ दबाते उसे रोका, वरना जिन्हें नहीं पता था उन्हें भी बता देती। अच्छा चलो बाहर आ जाओ, खाना खाने लगे हैं। शाबाश, वो आबान को ले गई। वैसे आप भी आबान से कम नहीं हैं। अश्वे का हाथ अभी तक उसके हाथ में था। अश्वे मुंह फुलाए खामोश रही। वाकई अब अगर आसाम ना रोकता तो वो उन्हें बता चुकी होती। अच्छा, आप उदास ना हो। नहीं हूं, लेकिन मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा। प्यारा प्यार आपके लिए मेरा प्यार आपके लिए शर्मिंदगी का बायस है अश्वे। आसाम ने उसका हाथ छोड़ा। नहीं, उसका दिल कांप गया था आसाम के लहजे पे। फिर आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं जैसे कोई गुनाह कर दिया हो? बस उसे ऐसे नहीं बताना चाहिए था। अच्छा किया है बता के। आप मेरी महरम हैं, बीवी हैं, 4 लोगों में बैठ के निकाह किया है, तो आप ऐसे बिहेव क्यों कर रही हैं जैसे? सॉरी, वो शर्मिंदा हुई। ऐसे सॉरी से कुछ नहीं होगा। वो बिल्कुल सीरियस था। फिर कंफ्यूज होते उसे देखा। पहले आबान वाला प्यार करते हैं, वहां कोई भी नहीं था, सब बाहिर थे। उसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल करते अपने करीब किया। अभी तो किया है बाहिर। वो तो मैंने किया था ना, अब आपकी बारी है। अंगूठे से उसके गाल मस किए। मैं नहीं कर रही। सीने पे हाथ रखते पीछे होना चाहा। देख लें फिर, आपका खाली सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपने हर्ट किया है मुझे। आसाम, घर जाके करूंगी, अभी नहीं। यहीं, वो बजित था। हूँ। वो आसाम के कंधों पे हाथ रखते जरा सा ऊपर हुई, फिर उसके होंठों को देखा, मूंछों तले मुस्कुराते हुए होंठ। नहीं, वापिस नीचे हुई। मैंने किया तो फिर मसला होगा आपको। आसाम ने तपे हुए लहजे में उसे वापिस अपनी तरफ किया। अच्छा। अश्वे जल्दी से ऊपर होते उसके होंठों पे होंठ रख दिए। एन उसी वक्त महावीर लिविंग रूम में एंटर हुआ था और उसकी नजर सीधी इन दोनों पे गई। अश्वे की बैक उस तरफ थी। अश्वे तो नहीं देख पाई, लेकिन आसाम ने महावीर को देख लिया था। वो फौरन से बाहर निकल गया था। अश्वे पीछे होते नर्वस हुई। बाहिर, अगर कोई लिपस्टिक खराबी की वजह पूछे तो मेरी तरफ मत देखना, सब हम पे शक करेंगे, उसके सड़क पड़ते हाथ को अपने हाथ में लिया। आप जानबूझ के ऐसा करते हैं? आंखों में पानी आ गया। अब रोएंगी? सामने घूरा। बाहर सब क्या सोचेंगे? मैं बाहर आ ही नहीं रही, इज्जत के रूम में जा रही हूँ। हाथ छुड़वाते वो दूसरी तरफ मुड़ गई। आपने डांस करना था। सामने जाती हुई लड़की को देखा। आप कर लेना मेरे हिस्से का। रूम का दरवाजा बंद करते उसे देखा। हाँ, मुझे राजी करना था, खुद नाराज हो गई हैं। सर झटकते बाहर आ गया।
अश्वी कुछ देर तो वहीं बैठी इंतजार करती रही कि शायद आसाम उसके पीछे आए, लेकिन वो नहीं आया। अलबत्ता बाहर गाने की चलने की तेज आवाज हो चुकी थी और उससे वहां बैठा नहीं जा रहा था। मैं खुद ही चली जाती हूँ, मुंह बनाते खुद ही 10 मिनट बाद बाहर निकल आई। लोग हाथों में प्लेटें पकड़े खाना खाने में मसरूफ थे। एक तरफ उसकी फैमिली, जिसमें हमीद, आयशा, आसाम, अबान और रीस बैठे खाना खा रहे थे। मैं उनके पास आई। आसाम ने मुस्कुराहट छुपाई। आयशा ने अबान को प्लेट बना के दी। कहाँ थी? कब से कह के आई हूँ, पर मजाल है कभी माँ की बात पे कान धरे हूँ। आपकी बात पे कान धरने के बाद ही ऐसे हसीन लोग मुझे मिले हैं मुझे। आसाम को घूरते सोचा, फिर सबके साथ खाना खाया। स्टेज पे कुछ लड़के डांस कर रहे थे, शायद महावीर के दोस्त थे। तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी है? रीज ने अश्वे से पूछा। करना ही नहीं है, मुंह बनाए कहा। क्यों? क्योंकि मेरे मियाँ जी को नहीं पसंद कि उनकी बीवी डांस करे, उखड़े हुए अंदाज में कहा। अच्छा, ये तो अच्छी बात है ना। आयशा ने आसाम को शाबाशी दी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अश्वे कलस के रह गई। मामा, आप बाबा के साथ घर में डांस कर लीजिएगा। आबान ने जल्दी पर फिर से तेल छिड़का। आबान, आप अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज बोला ही ना करें। तिल मिलाते अश्वे ने चम्मच प्लेट में ही रख दिया। सब हंसे थे। कोई बात नहीं, बच्चा है। बच्चा नहीं है, अंदर से पूरा है, हमेशा टांग खींचता है मेरी। अच्छा, अब चुप करके खाना खाओ। ओह, अब तो डांस करूंगी, यहीं पे सबके सामने। आसाम को सुनाई। आवाज इतनी ही थी कि बस आसाम को समझ आया। हिम्मत है तो करके दिखाएं। घूरा। करूंगी, करके दिखाऊंगी, चैलेंज करते खाना खाने लगी। तुमने रीस को देखा कहीं? इज्जत किचन में थी जब नूर उसके पास आई। क्यों? बर्तन में दूध निकालते उसे देखा। वैसे ही वो शर्म से मुस्कुराई। मुझे नहीं पता, नहीं देखा मैंने। उसने झूठ बोला क्योंकि उसे पता था वो बाहर खाना खा रहे हैं। शायद नूर की नजर नहीं पड़ी उन पे। ओके, मैं खुद देख लेती हूँ। वो वापस मुड़ी। अच्छा सुनो, दूध का बाउल अवन में रखते उसे रोका। जी? रीस से मोहब्बत करती हो? जी, जब से बात हुई है तब से। और मैं उससे पहले से, बिना किसी लगी लिपटी के कह दिया। क्या? हैरानगी से उसे देखा। मतलब ये कि रीस और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और तुम हमारे दरमियान हड्डी का रोल अदा कर रही हो। नहीं तो, अगर ऐसी बात होती तो रीस मुझे बताता। आपको गलत फहमी हुई होगी। ओ, कैसे बताता तुम्हें? जबरदस्ती उससे बात मनवाई जा रही है। वो लड़का है और लड़कों के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती, सख्ती से कहा। किसने कहा है लड़कों के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती? कभी कभी लड़के भी इतने ही मजबूर होते हैं जितनी लड़कियां। लड़कियां अगर बाप की इज्जत संभालती हैं तो लड़कों को भी माँ का मान रखना पड़ता है। नहीं, मैं नहीं मान सकती। अगर ऐसा कुछ होता तो? ऐसा ही है, तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता। अब तुम आराम से इनकार कर दो या फिर किसी हादसे की मुंतजिर रहो, क्योंकि मैं तो तुम्हें रीस का नहीं होने दूंगी। आप जेलस हो रही हैं मुझसे? नहीं, जेलस तो तब होती जब रीस भी इंटरेस्टेड होता तुम्हें। वो तो है, ये देखें, उसके मैसेजेस आए हुए हैं। अपना मोबाइल आगे करके उसने उसे दिखाया। इज्जत ने स्क्रीन को देखा तो रंग फक हुआ। यानी वो जो इतना इतरा रही थी, वो सब एक लम्हे में खुश फहमी का बुत गिरा था। हो गई तसल्ली, अब मैं जाऊं? नूर के चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट। इज्जत के दिल में बेबस हुई। बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते उसने खुद को मैनेज किया था। गला तर करते उसे देखा। ये रीज नहीं हो सकता। वो ही है, खोल के नहीं दिखाऊंगी, इतना ही काफी है आपके लिए। वो मुस्कुराती हुई चली गई। इज्जत की सारी खुशी हवा हो चुकी थी। टेबल को थामते कुर्सी पे बैठी। जान तो निकल ही गई थी, जैसे रीज ऐसे कर सकता है। आज से पहले इतनी शर्मिंदगी कभी नहीं हुई जितनी अब हो रही थी। सर टेबल पे रखते फूट फूट के रो दी। जहन और दिल बिल्कुल खाली सा हो गया था। वहीं बैठे बैठे कितनी देर वो खुद को संभाल नहीं पाई। बेटा, दूध गर्म नहीं हुआ अभी तक। कुतुब खान अंदर दाखिल हुए। वो वो बाबा, मैं देती हूँ। वो जल्दी से खड़ी हुई और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा। क्या हुआ है मेरे बच्चे को? सामने होते उसका रुख अपनी तरफ किया। कुछ नहीं। आंखों का खैजल फैलता उसे और अफसुर्दा बना रहा था। मुझे नहीं बताओगी? हम दोस्त थे ना? कुर्सी खींच के पास बैठे। फिर इज्जत ने सब उन्हें बता दिया। मैं हमीद से बात करूंगा उस लड़की की। इससे क्या होगा? मान तो मामी नहीं रही। परेशान ना हो, मान जाएगी वो। उसके सर पे हाथ रखते तसल्ली दी। भाई की शादी पर भाई की शादी पे अब ऐसे रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना? उसकी बिखरी हालत पे चोट करते कहा। नहीं, वो हंसी। मैं अभी ठीक करती हूँ। दूध निकाल के उन्हें दिया। फिर अपने कमरे में आके दोबारा से पूरा मेकअप सेट किया। क्या हुआ? अश्वे जो उसे डांस के लिए बुलाने आई थी उसे देखा। कुछ नहीं, मेकअप खराब हो गया था, वही ठीक कर रही हूँ। अच्छा, आ जाओ बाहर। आती हूँ, तुम चलो। उसे देखा। ये तुम्हारी लिपस्टिक कहाँ गई? इतनी प्यारी लग रही थी। खा गई हूँ। खा गई हो? खाना नहीं मिला? कम था, जवाब दिया। अश्वे। दरवाजा खुला और सामने अंदर झांका। भाई आए। इज्जत ने जल्दी से दुपट्टा सर पे किया। नहीं, वो अश्वे से बात करनी थी। वो अश्वे को देख रहा था।
इज्जत की नजर आसाम के होंठों से टकराई तो समझ आया लिपस्टिक किसने खाई है। एकदम से हंसी निकल गई। अश्वे, लिपस्टिक लगा लेना। बाहर निकलते शरारत से उसे देखा। डैश डैश डैश। 3 गालियां जो इसने इज्जत को मन ही मन में दी थी। आप मेरे पीछे पीछे क्यों फिर रहे हैं? कह देती कुत्तों की तरह, बेड पे बैठते कहा। अस्तगफिरुल्लाह। डांस नहीं करना अश्वे, मेरी बात ना मानी आपने तो अच्छा नहीं होगा। मैं करूंगी, और अगर आपने मेरी बात ना मानी तो अच्छा नहीं होगा। सही है, ठीक है, शौक से कीजिए। जाओ। स्टेज पे अश्वे का नाम पुकारा गया। वो बाहर निकल गई। आसाम वहीं बैठा रहा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। ब्लू कलर के शरारे के साथ कुछ देर पहले उसने ऑरेंज कलर का दुपट्टा लिया हुआ था और अब ग्रीन कलर का। हॉल में मुकम्मल अंधेरा था। बस एक स्पॉट लाइट स्टेज पे थी। उसके साथ और लड़कियों ने भी डांस करना था, लेकिन पहले एंट्री उसी की थी। दुपट्टा सर पे रखे दोनों तरफ से पीछे झूल रहा था। स्पॉट लाइट में पहले उसका पाँव नजर आया, छन की आवाज के साथ। दोबारा छन की आवाज पे पाँव हल्का सा हिला था। ये किसकी है आहट? दोनों पाँव सामने आए। ये किसका है साया? लाइट ऐसे पड़ी कि उसका साया स्टेज पे नजर आया। हुई दिल पे दस्तक। दिल पे हाथ रखते दस्तक दी। स्पॉटलाइट थोड़ी फैली। यहाँ कौन आया? आंखों पे हाथ रखते देखने की कोशिश की। हम पे ये किसने हरा रंग डाला? हरा रंग उड़ता हुआ स्पॉटलाइट के सामने आया। म्यूजिक तेज हुआ। वो घूमी। स्टेज फुल अंधेरे में था। स्टेप तरतीब से बह रहे थे। खुशी ने हमें मार डाला। हाथ माथे पे रखते सर को पीछे झटका। हाथों को हवा में थिरकाते वो साथ घूम भी रही थी। ना चांद हथेली पे सजाया, हथेली पे दिया रखा जो मेहंदी की प्लेट्स के साथ रखा हुआ था। न तारों से कोई भी रिश्ता बनाया। आसमान की तरफ देखा। न रब से भी की कोई शिकायत। दिए को दिल के करीब ले जाके सर झुकाया। हर गम को हमने छुपाया। दिया आंखों के सामने आया। हर सितम को हंस के उठाया। दिया टेढ़ा करके उसका ऑयल दूसरी हथेली पे गिराया। कांटों को भी गले से लगाया। फिर वही ऑयल कान के पीछे उंगलियों से मस किया और फलों से जख्म खाया। जो ही उसने हाथ उठाया तो उस पर सुर्ख रंग लगा हुआ था। हम मगर दुआ में। जब ये हाथ उठाया, दुआ के लिए हाथ बंद हुए। खुदा से दुआ में तुम्हें मांग डाला। वो घूमी। और हम पे ये किसने हरा रंग डाला। स्टेप पे स्टेप करते डांस खत्म हुआ। एंड में वो दिया सर से ऊपर किए वो जमीन पे इस अंदाज में बैठी थी जैसे सदियों से उदास कोई दासी अपने महबूब के लिए महवे इंतजार हो। स्पॉटलाइट गायब हुई और हॉल में रोशनी फैली। जब नजर उठा के सामने देखा तो पूरा हाल खाली था, सिवाय एक शख्स के। वहां कोई मौजूद ना था। हैं? अश्विन ने दिया नीचे रखा। सब कहाँ गए हैं? आपका शौक पूरा हो गया? आसाम मजे से टांग पे टांग रखे बैठा था। बाकी कहाँ है? कुछ अपने घरों में और कुछ हमीद साहब के घर। आपने अच्छा नहीं किया। अश्विन की सारी मेहनत जाया हो चुकी थी। दिए को पाँव से खिसकाते वो नीचे उतरी। आपने अच्छा नहीं किया। और जो आप कर रही थी वो अच्छा था? सुर्ख होते चेहरे को देखा। सारा खून जैसे गालों पे आ गया था। आपको पता है आपकी तबीयत का, फिर भी लाजमी जिद पूरी करनी थी। हाँफती हुई अश्वे को सीने से लगाया। आपने अच्छा नहीं किया। उसे गुस्सा था। जिसने देखना था उसने देख लिया, काफी है आपके लिए। और खबरदार दोबारा ऐसी हरकत करने का सोचा भी तो। कमर से हिलाते उसकी सांस बहाल करने की कोशिश की। अब आराम से घर चलें, कल सुबह छोड़ जाऊंगा। नहीं, मामा के घर ही रहेंगे प्लीज। सर उठा के उसे देखा। एक बात मनवाई है तो एक मेरी मान ले। ठीक है। वो राजी हो गई। चलें अब आवान को ले लें, उसे यहीं रहने दें, एम ही तंग करता रहेगा। जो भी है हमारी जिम्मेदारी है, उसे लेके जाएंगे। मुझे समझ नहीं आती आपकी। वो लोग वापस आ रहे थे। कुछ नहीं होता, आ जाएगी। मुस्कुराई। फिर वो लोग आबान को लेकर अपने घर वापस आ गए। अगले दिन हॉल में रुखसती का फंक्शन था और अश्वे आराम और सुकून से एक तरफ बैठी थी। मजाल है 2 कदम हिली हो। पाँव हल्के हल्के सूजन ज़दा थे। घर जाके आसाम से भी खूब डांट खाई थी। 1 बजे तक वो लोग जागते रहे थे। पूरा चेकअप करवाया था। डॉक्टर ने सख्ती से ताकीद की थी कि अब ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे बहुत ज्यादा थकावट हो। मामा, मेरे कपड़े देखें कैसे चुरो-मुरो हो गए हैं। आबान बच्चों के साथ खेल रहा था, भागता हुआ उसके पास आया। कुछ नहीं होता बेटा, कॉटन के कपड़े ऐसे ही होते हैं। उसे तसल्ली दी। आसाम अभी तक नहीं आया था। वो बारात के साथ नहीं गई थी। मामा उसके साथ हाल में ही थी। आबान को भी नहीं भेजा था। रस्में तो सारी यहीं होनी थी, फिर जाने का क्या फायदा। बाबा से कहें मेरे दूसरे कपड़े ले आए, उसके पास खड़ा था। हाँ, पता नहीं खुद भी आते हैं या नहीं। फोन दे, मैं कहूँ। उसकी गोद से मोबाइल उठाया। आ रहा हूँ, रिसीव करते ही कहा गया। बाबा, मैं आबान बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आबान कौन? आपका बेटा हूँ यार, मुझे कपड़े चाहिए। मामा वाली बीमारी लग गई है आपको भी। वो हंसा। मेरे कपड़ों की प्रेस खराब हो गई है। तो न्यू लेने हैं आप?
जी बाबा, अच्छे नहीं लग रहे, जैसे आपने पहने हैं वैसे लेके आना। असल उसका मकसद ये था कि वो आसाम जैसा दिखे। क्यों, मैचिंग का चस्का भी लग गया? बाबा, मामा ने अजीब सा रंग सेलेक्ट किया है और इनको तो प्यारा लग रहा है, लेकिन मैं अच्छा नहीं लग रहा। अश्वे हैरत से उसकी बातें सुन रही थी। ओके, मैं देखूंगा। वो चीजें समेट रहा था। थैंक यू बाबा। वेलकम। मामा को दो। चाबी उठाते बाहर निकला। ये लें मामा, बाबा बात करेंगे। फोन उसे पकड़ाया। अस्सलाम वालेकुम, कान से लगाते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। कब आएंगे? निकल रहा हूँ और अबान के कपड़े लाने हैं। उससे पूछा। मुझे क्या पता, इतने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ठीक है। गाड़ी में बैठ चुका था। ओके, कॉल बंद कर दी। ऐसे ही बाबा को मुश्किल में डाल रहे हैं। ये अच्छे भले तो हैं। मामा, मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही। बाबा के जिसे देखूंगा तो मिल जाएगी। ऐसे इन पर्पल कलर के कपड़ों में मैं जोकर लग रहा हूँ। दांत पीसते उसे देखा। सर हिलाते अश्विन ने उसे घूरा। आए बड़े। ना ही मिले तो अच्छा है। मामा, मुझे अब सही लग रहा है आप मेरी स्टेप मामा हैं। वाह, अच्छी बात बताऊंगी तो स्टेप मामा। और कुछ जो हरकतें करते हो? तुम दोनों फिर लड़ रहे हो। आयशा काम से गई थी, वापस आई तो दोनों चोंचे लड़ा रहे थे। नानो, आपकी बेटी हर वक्त अपनी मर्जी चलाती हैं। अब देखें, ये कपड़े मुझ पे अच्छे लग रहे हैं। आयशा ने अश्वे को देखा। उसे जो पसंद थे वो पहना देती। वहां इसने खुद पहने हैं, अब प्रेस थे, जो दिल कर रहा था पहन लेता। पहले महान बन के मैचिंग की, अब सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहा है। उफ, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। आसाम के दिमाग का दही करते होगे तुम दोनों। आयशा के पास सर पीटने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर कुछ देर बाद बारात आई, फिर आसाम भी आ गया। अबान के कपड़े भी लाया था, जो उसने ब्राइडल रूम में चेंज किए थे। इज्जत ने दुल्हन को स्टेज पे बिठाया था। रीज मुसलसल उसी को देख रहा था और अश्विन ने ये बात फौरन नोट की थी। पास बैठे आसाम को देखा। आपसे कहा था मामा से बात करें। करूंगा। उसकी नजरों के ताक्कुब में देखते हुए इशारा समझ गया। मौका मिले तो। ओके, लाजमी करना। करूंगा। मोबाइल पे वक्त देखा, शाम के 5 बज रहे थे। हेलो। वो साइड पे खड़ा था जब नूर उसके पास आई। जी। उसने इज्जत को तलाशा। वो सामने ही स्टेज पे महावीर से बात कर रही थी कोई। आपसे कुछ पूछना था। उसने भी इज्जत को देखा। पूछें। उसका अंदाज बस जान छुड़ाने वाला था। आपने कल मुझे मैसेज किया था कि मैं इज्जत से दूर रहूं। आपने क्यों कहा था ऐसा? कल जब वो किचन में उसके पास खड़ी थी तभी उसने उसे देखा और मैसेज किया था। पहला मैसेज नूर ने ही किया था। पता नहीं कैसे नंबर उसको मिला था। सॉरी, नहीं बता सकता। आप इज्जत को पसंद करते हैं? डायरेक्ट पूछा। हाँ, एक नजर उसे देखते जवाब दिया। तो शादी क्यों नहीं कर रहे? मामा नहीं मान रही। मैं कोई मदद करूं? कैसी मदद कर सकती हैं? मैं इनकार कर देती हूँ, फिर आप लोग। मसला ये नहीं है कि आपसे नहीं करनी, मसला ये है कि इज्जत से करनी है। आप इनकार करेंगी तो वो किसी और को ले आएंगी, फिर। वो खामोश हो गई। इज्जत इन दोनों को देख चुकी थी। उनकी तरफ आते नूर को घूरा। हाय, फियांसी के साथ अच्छी अटैचमेंट हो गई है। देख नूर को रही थी और सुना रीज को रही थी। हाँ जी, करनी तो पड़ेगी ना। नूर ने उसे देखा। जेलस होती प्यारी लग रही हैं। उसके चेहरे को देखती दोबारा बोली। जी नहीं, मैं क्यों चलूंगी? मैं बस रीज को बुलाने आई थी। तुम्हें वहां स्टेज पे बुला रहे हैं। मुंह बनाते चली गई। रीज गया तो पता चला किसी ने नहीं बुलाया। नूर भी वहां से चली गई। इज्जत मजे से अब वहां खड़ी थी। रस्में हुई, खाना खाया, गपशप लगाई, अल्लाह अल्लाह करके शादी का शोर शराबा खत्म हुआ तो दिन फिर बोरियत भरे हो गए। वही रूटीन, खाओ पियो, काम करो और सो जाओ। अबान स्कूल चला जाता था। आसाम अबान के आने तक वहीं रहता, फिर वो ऑफिस और अबान उसके साथ। दरअसल वो अश्वे की तबीयत की वजह से उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। कामों के लिए मेड भी आ गई थी, वो काम करके चली जाती थी। आसाम का इरादा था किसी इदारे से पूरी टीम रखेगा ताकि वो सब अपने तरीके से मैनेज करें। सिर्फ एक मेड पूरे घर को टेक ओवर नहीं कर सकती थी। दिन तेजी से गुजर रहे थे। 7 मंथ स्टार्ट होने वाला था और अब बहुत ज्यादा केयर करनी थी। आबान अश्वे का पूरा ख्याल रखता था। अगर आसाम को पूरी पूरी रात अश्वे के साथ जाके गुजारनी पड़ती, करवट बदलना, बैठना, उठना, सबके लिए उसे किसी के सहारे की जरूरत थी। पहली बार तो ज्यादा मुश्किल होता था, साथ साथ डर और बहुत ज्यादा एहतियात। हर माह चेकअप हो रहा था। आसाम, ये पिन उठा देंगे नीचे से। वो कंघी कर रही थी, पिन लगाते हाथ से गिर गई। आसाम ने उठा के खुद ही लगा दी। इन कुछ दिनों में उसे सही एक्सपीरियंस हो गया था सब चीजों का। आज चेकअप के लिए भी जाना है, अश्विन ने याद करवाया। याद है मुझे। सारे बालों को समेट के चुटिया बनाई। बाल भी गिर गिर के कम रह गए थे। मैं डॉक्टर से पूछ लूं, बेटा है या बेटी? क्योंकि ये चीज अच्छी नहीं समझी जाती थी। जो भी था उनका ही था। हाँ, पूछ लें, अगर वो बताएं तो। पूछूंगी। अगर बेटी हुई तो उसका नाम खुशी रखूंगा। क्यों? आईने से उसे देखा। ताकि जब आप मुझसे पूछें कि आपने मुझे दिया ही क्या है तो मैं कहूँ खुशी। हा हा हा, वेरी फनी। वो हंसी। अच्छा नहीं है क्या खुशी नाम? अच्छा है, लेकिन हम एजल रखेंगे।
देखते हैं किसकी चलती है। झुक के उसके तपते गाल पे होंठ रखे, फिर साफ किए। वो प्रेगनेंसी के इस दौर में बहुत प्यारी हो गई थी, फूला फूला जिस्म और तिमतमाता चेहरा। शाम को वो लोग डॉक्टर के पास आए थे। अल्ट्रासाउंड की मशीन लगवाते अश्विन ने डॉक्टर से जेंडर पूछा था। रिपोर्ट्स में देख लीजिएगा, उन्होंने नहीं बताया। ओके। कुछ देर बाद रिपोर्ट्स लेके वो बाहर निकली। आसाम वेटिंग एरिया में उसका वेट कर रहा था। आगे आता उसका हाथ पकड़ा। दिखाएं। पहले गाड़ी में तो बैठे। आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते उसने मुश्किल से सीढ़ियां उतरी थीं। 2-3 ही सीढ़ियां थीं। गाड़ी में पहले उसे बिठाया, फिर खुद आके बैठा। रिपोर्ट्स देखते जेंडर चेक किया। होंठ सुकड़े। मेल है, उसे बताया। क्या? आपको कैसे पता? मुझे पता है, पहले जब आबान हुआ था तब डॉक्टर ने बताया था, मुझे याद है। ओह अच्छा, उनकी ख्वाहिश बेटी की थी, लेकिन बेटा। सैड मत हो, अब आपको टेंशन नहीं होगी ना कि हम दोनों बाप बेटा मिलके आपकी बेटी को भी बेशर्म बना देंगे। अब तो वो भी हमारे साथ होगा। गाड़ी स्टार्ट करते दिल बहलाया, हालांकि उसे थोड़ा सा फील हुआ था। अश्वे कुछ दिन डिसहार्ड रही, जो भी था उन्हीं की औलाद थी, अब उसे फेंक तो नहीं सकते थे ना। मामा को बताया तो उन्होंने सही क्लास ली। अल्लाह की मर्जी, जो भी थे औलाद हो रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय तुम पता नहीं कौन से प्लान बना रही हो। वो भी तो होते हैं जिनकी औलाद होती ही नहीं है। आसाम ने मुश्किल आयशा को कंट्रोल करवाया था, वरना सारी रात उसी को अश्वे के साथ जागना पड़ता। अल्लाह अल्लाह करके वो दिन भी आ गया। आसाम अभी घर से निकला था जब अश्वे को लेबर पेन स्टार्ट हुआ था। लाउंज में बैठी थी, पास ही आबान भी बैठा टीवी देख रहा था। आबान। मामा वो उसके पास आया। बाबा को मुश्किल कहा। आबान ने फौरन कॉल की और आसाम ने भी फौरन उठाया था। इस मामले में वो अलर्ट रहता था। मामा। बाबा, मामा की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आए। उसकी हालत देख के वो खुद भी रोने लगा था। मामा, कुछ नहीं होगा आपको। आबान। उसने सख्ती से आबान का हाथ पकड़ा। मामा। वो आवाज के साथ रोने लगा था। अश्वे चीखने लगी थी। 2 मिनट में आसाम पहुंचा था। बाबा, मामा। वो पीछे हुआ। आसाम ने उसे उठाया और बाहर निकला। आबान भी साथ गया था। सारे रास्ते अश्वे तड़पती हुई गई थी। ये वक्त किसी भी औरत के लिए इतना तकलीफदेह होता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। जान निकल रही होती है जब वो दूसरी जान को जन्म देती है। उसे इमरजेंसी में ले जाया गया था। फौरन केस करना पड़ा। आसाम ने आयशा को कॉल करके सारी सिचुएशन बताई। उन्होंने आने का कह के कॉल बंद कर दी। बाबा, मामा को क्या हुआ है? आबान परेशान सा अभी तक आंखों में आंसू लिए हुए था। कुछ नहीं, बस दुआ करें। उसे खुद से लगाते तसल्ली दी। कुछ देर में नर्स ने बेटे की न्यूज़ दी थी। मेरी वाइफ ठीक है? पूछा। उसे अशवे की टेंशन थी। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों ठीक हैं। नर्स वापस चली गई। आयशा भी आ गई थी। उसके बाद सब कुछ आयशा ने ही संभाला था। आबान उदास था क्योंकि उसे भी बहन चाहिए थी। आयशा को इज्जत के लिए मनाते मनाते 4 साल बीत गए थे। आखिर वो मान ही गई। आसाम के समझाने पे भी वो अपनी जिद पे अड़ी रही थी। उसे तब समझ आया था उसकी बीवी भी अपनी माँ पर ही गई है। ईद की शादी का दिन था और अश्वे बहन होकर लेट हो गई थी। मामा, आज भी आपने वही हरकत की है ना? 4 साल का आजान मुंह फुलाए उसके रूम में दरवाजे पर खड़ा था। क्या? वो एजल जो 3 माह की थी को गोद में लिए सुलाने की कोशिश कर रही थी। आसाम हमेशा की तरह लेट था। मैचिंग। मामा, आपको क्या मिलता है? आप अपनी बेटी को पहनाया करें ये कलर ड्रेसेस। मुझे और भाई को लड़की बना देती हैं। उसे घूरता हुआ वापस चला गया। अश्वे ने रोने वाली शक्ल बनाई हुई थी। बच्चों से पहले वो कितने सुकून में थी ना। एजल को बुखार था, उसे वो तवज्जो देती तो आबान से लड़ाई करके पहुंच जाता रोता हुआ। उसे चुप कराती तो एजल शुरू हो जाती। सारा दिन उसका इन्हीं दोनों में चला जाता था। आबान अब इतना तंग नहीं करता था, बल्कि वो काफी हद तक उसकी मदद करवाता था। लेकिन उसकी अजान से बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे को बस कच्चा चबाने की हद तक तंग करते थे। आसाम की गैर मौजूदगी में घर में एक जंग छिड़ी होती थी। जो ही गाड़ी गेट से एंटर होती, घर में सुकून। एजल को सुला के वो खुद तैयार हुई थी। फिर बाहर आके पहले आबान को देखा। हाय मामा, मुस्कुरा के चिढ़ाया। बहुत बदतमीज हो। क्यों तंग करते हो उसे? छोटा है तुमसे? मैं नहीं करता मामा, वो खुद करता है। उसे और कपड़े निकाल देते। आजान के कपड़े निकाले। कोई भी पसंद नहीं है इसे, सब दिखाए हैं। आखिर में फिर मुझे गुस्सा आया तो लगा दिए कान के नीचे। अश्वे उसे देख के रह गई। नहीं मारा, मजाक कर रहा हूँ। उसे लगा अश्वे हर्ट हुई है। मत किया करो ऐसे मजाक। अच्छा सॉरी, मैं उसे मनाता हूँ। आप एजल को देख लें। वो लैपटॉप छोड़ के उठा। फिर आजान के लिए खुद कपड़े सिलेक्ट करके उसके पास आया। बात सुनो यार, उसके पास बैठा। आपका यार नहीं हूँ, गुस्से से घूरा। बड़ी तो हो ना, मस्का लगाया। हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं पहनूंगा क्योंकि ये वाले पुराने हो गए हैं। पहले पहने थे बर्थडे पे आपकी। इधर आओ। उछलते हुए आजान को पकड़ा। क्या है? वो नाराज था। एक बात अपने दिमाग में बिठा लो। लड़के जो होते हैं ना, वो हर फंक्शन में एक ही जोड़ा पहन सकते हैं। लड़कियां अलग लेती हैं। अब अगर तुमने ये ना पहना तो तुम भी लड़की समझे जाओगे। उसे डराया है। वो वाकई उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी भूत के मुतालिक बात कर रहे हों। हाँ, अब ये पहनो। शाबाश। उसे उठाया।
ओके, फिर उसने आसान को तैयार किया। अश्वे एजल को भी तैयार कर चुकी थी। आसाम के आने तक वो रेडी थे। मेरी बेटी की तबीयत ठीक है? एजल को उससे लेते खुद उठाया। आबान बैग जिसमें अजान और एजल के कपड़े से रख चुका था। आ जाएं। आजान को देखा जो पहलवानों की तरह मुंह फुलाए जमीन पे देखता चल रहा था। आसाम ने आबान को इशारा करते पूछा कि इसे क्या हुआ है। कुछ नहीं, कपड़े नहीं पसंद आए। अच्छा अच्छा। अश्वे को बिठा के उसे एजल को पकड़ाया। आबान और आसान पीछे बैठ चुके थे। वो लोग सीधा हाल में आए थे। सबसे मिलके एजल को उसकी नानों के हवाले किया। आजान को सामने संभाल लिया। आबान अपना ख्याल खुद रख सकता था। ये क्या, इज्जत दुल्हन बनी बैठी थी जब रीस कमरे में आया। फिर कुंडी लगाई, जूते उतार के ऐसे ही फेंके, शेरवानी उतार के सोफे पे उछाली और उसके पास आके गिर गया। ये मैं हूँ, ये मेरी बीवी है और अब हम सारी रात मजे करने वाले हैं। घूंघट उठाए उसकी गोद में सर रख के अंदर से झांका। हा हा हा, वेरी फनी। पीछे हो। हाँ हाँ, ऐसे बोलते हैं मिजाजी खुदा से? नहीं, लेकिन तुम्हें भी पहले मिजाजी खुदा की तरह आके मेरा घूंघट उठाना था। लेकिन नहीं, तुम्हें कौन सा पड़ी थी मुझसे शादी करने की? तुम तो उस नूर से शादी करने वाले थे ना? जी नहीं, मैंने ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दिया था। हाँ, क्योंकि वो मुझसे हो रहा था। रीस को बताया नहीं था उसकी शादी किससे हो रही है। वो इतना उलझा हुआ था कि बिना कुछ सोचे समझे निकाह खां के सामने इनकार कर दिया। फिर जब सबने उसे सही डांट के समझाया तो अकल में बात बैठी। मुझे पता होता तो इतना ऊंचा कहता कि बस बस बस, अब आराम से बैठे रहो, मैं सोने लगी हूँ। ऐसे ही सोने लगी हैं? उसका बाजू पकड़ते रोका। छोड़ो हाथ मेरा। नहीं छोड़ना, और आज रात सोना भी नहीं है। जबरदस्ती वापस बिठाया। वो उससे नाराज थी क्योंकि उसने उसके लिए कुछ नहीं किया था। मुझसे छोटे हो, जरा तमीज से रहना। दोबारा उठी। निकाह हुए अभी चंद घंटे हुए थे और वो उसे नीचे लगा चुकी थी। बेशक छोटा हूँ, लेकिन आपका शोहर हूँ, वो मिनमिनाया। शोहर हो तो क्या जबरदस्ती करोगे? मेरा कोई मूड नहीं है सारी रात जागने का। परेशान ना हो, काम बस चंद मिनट। सर पे हाथ फेरते उसे देखा। अपना ये मुंह बंद रखो और सुकून से बैठो। पाँव पटकते हुए बाथरूम में बंद हो चुकी थी। रीस को अब उसे मनाना था। मामा, ये खोल दें। आजान काले रंग का पत्थर लिए उसके पास आया। ये वही था जो आसाम ने शादी से पहले उसे दिया था। बेटा, इसका पासवर्ड आपके बाबा को पता है। वो एजल को फेड करवा रही थी। भैया को पता है, वो नहीं बताते। वो हमेशा सैड ही रहता था, या किसी से पंगा लेके या अपनी किसी मुश्किल में। अच्छा, मैं उससे पूछती हूँ। 2 साल पहले जब उसने वो पत्थर आसाम को दिखाया था तो उसने खोल के दिया था। उसमें रिंग थी। ये रिंग इतनी कीमती तो नहीं है जितनी सालार ने मामा को दी थी, लेकिन मुझे यकीन है कि ये आपके हाथ में मामा जितनी ही प्यारी लगेगी। हाथ की पुष्ट होंठों से लगाते उसे कहा। इस अंगूठी के अंदर काले रंग का हीरा जुड़ा था जो चांद की शक्ल में तराशा गया था। आसाम ने उसकी जिंदगी में हर रंग के फूल खिलाए थे। वो मुकम्मल थी अपने बच्चों और इतनी मोहब्बत करने वाले शोहर के साथ। उसकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात कहीं दूर जा सोई थीं। हेजल को थपकी देते वो मुस्कुरा रही थी। आसाम करीब ही पुरसुकून सो रहा था। आजान बाहर दोबारा आबान का सर खाने जा चुका था। एजल को अलग करते अश्वे ने एजल को बेड पे डाला। फिर करवट के बल लेट गई। एजल, आजान, आबान, अश्वे और आसाम पुरसुकून जिंदगी की पुरसुकून नदी में बह रहे थे। दी एंड। सो ये नॉवल आखिरकार कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज़ द फाइनल एपिसोड ऑफ दिस नॉवल। बहुत अच्छा नॉवल रहा है और थोड़ा हैवी था रोमांस के हिसाब से। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा नॉवल था और बहुत आबान इसमें बहुत क्यूट था। उसकी बातें, उसका शरारतें करना बहुत क्यूट था और प्लॉट भी अच्छा था नॉवल का। राइटर ने एक अच्छी कोशिश की और हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और बाकी आप लोगों के लिए जल्द ही किसी अच्छे से नॉवल के साथ दोबारा हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। आपको नॉवल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्या करें, बस यही सारा कुछ कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।